Good morning, everyone. Shivani, Anshika, good morning. After Diwali, reunion with class. So, बाकी लोग कहाँ हैं अभी तो? सबा खान, फरहीन, नाज, हर्षित, अंशिका एंड शिवानी. सो आई थिंक हमने किंगडम प्रोटेस्टा स्टार्ट किया था या शायद करने वाले हूं. हम उसी को रिवाइज कर लेते हैं. हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया था. किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ऑल टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स. उसमें आपने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और फिर यू बैक्टीरिया में डिफरेंट ऑप्शंस थे लाइक साइनोबैक्टीरिया, माइसीलियल बैक्टीरिया, है ना, एंड नेकेड बैक्टीरिया. इन सब के बारे में स्टडी किया था. Now comes to किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में सिंगल सेल के यूकैरियोट्स आएंगे, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. अगर हम प्रोटिस्ट की बात करेंगे, सो दिस इज, आप कह सकते हैं यहाँ पे जो भी है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. सो प्रोटिस्ट इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. देन अब यूकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो अगर हम स्टडी करें, हमने एक कंपैरिजन किया था कि किंगडम मोनेरा से हम अगर किंगडम प्रोटिस्टा को कंपेयर करें, देन इन दिस केस मोनेरा में आपने पढ़ा था कि जो सेल वॉल है अगर एब्सेंट है तो कोई इश्यू नहीं है, बट प्रेजेंट है तो पेप्टाइडोग्लाइकेन विच इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल प्रेजेंट होगी अलॉन्ग विथ फ्यू अमाइनो एसिड्स. अब अगर हम उसको कंपेयर यहां से करें तो प्रोटिस्ट को एक्चुअली एक नेचुरल किंगडम का स्टेटस नहीं दिया गया है ना. दिस इज नॉट एज ए नेचुरल किंगडम. नेचुरल किंगडम का स्टेटस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हमने स्टडी किया इस चीज को, बिकॉज यहां पे जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं बेसिकली सिंगल सेल का प्लांट, सिंगल सेल का एनिमल, सिंगल सेल का फंगी कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. तो एक्चुअली जो कैरेक्टर्स हैं वो फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया के ही हैं, बट बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन विच इज सिंगल सेल, उनको एक सेपरेट किंगडम का स्टेटस दिया गया अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. तो इसलिए इसको नेचुरल क्राइटेरिया नहीं माना गया, क्योंकि अगर सिंगल सेल का है तो प्रोटिस्टा है, और मल्टी सेल में आप फॉर एग्जांपल हम मान लें कि लाइक अगर 2 सेल्स हो या फिर 2 मिलियन या अनकाउंटेबल हो, सब एक ही जगह आ रही है, प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी, तो दैट साइड इज नॉट कंसिडर्ड एज ए नेचुरल किंगडम. तो अगर हम एक क्राइटेरिया वाइज डिफरेंस कंसिडर करेंगे तो पहला डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो एक सेल वॉल का आएगा, बिकॉज सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की मोनेरा में थी, प्रोटिस्टा में अगर है तो सेल्यूलोज की, और अगर नहीं है तो उनकी जगह डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक पेलिकल होगा, पेलिकल प्रोटीन का होता है, जैसे अभी हम यूग्लिना में पढ़ेंगे, क्यूटिकल हो सकता है, या कोई शेल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट या किसी इनऑर्गेनिक एलिमेंट का एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो उससे बॉडी कवर्ड होगी. इवन नेकेड भी है ना, ऑप्शन इज कि यहाँ पे नेकेड भी है, और अगर कवरिंग है तो कवरिंग के साथ साथ यहाँ पे या तो सेल वॉल की कवरिंग होगी या फिर किसी और चीज की होगी. इस तरीके से आएगा, है ना. यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल अगर हम देखेंगे तो फिर सिंगल सेल के जो आपने पढ़े हैं वो, अगर हम यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अकॉर्डिंगली एक टिपिकल सेल में जो होना चाहिए प्लांट, एनिमल, फंगी के, वो सारे प्रेजेंट होंगे. लोकोमोशन अगर है तो सीलिया, फ्लैजिला या सीडोपोडिया से होगा. न्यूट्रिशन अभी हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट टू मोनेरा हमने कहा था कि न्यूट्रिशन जो भी है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा. ट्रू न्यूक्लियस यहां भी प्रेजेंट है बिकॉज प्रोटिस्ट यूकैरियोट के हैं, तो यूकैरियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे न्यूक्लियस होगा. जैसे एक नॉर्मल आप सेल बनाते, लाइक अगर ये सेल है तो इस सेल में यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होगा.
ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है दिस न्यूक्लियर मटेरियल इज बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम इसको ट्रू न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। सो टेस्ट के जनरल कैरेक्टर्स अगर हम देखेंगे तो ये हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग में मेंशन है कि एक्वाटिक हो सकते हैं, सिंगल सेल के हैं, कॉलोनियल सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म अगर ग्रुप में रहेंगे तो कॉलोनियल अपीयरेंस आ जाएगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एज यूजुअल, है ना। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अगर आप बहुत शॉर्ट में बोलेंगे तो सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो सेल्यूलोज की, नहीं है तो कोई और स्ट्रक्चर। सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। राइबोसोम्स क्योंकि यूकैरियोट है, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे अगर जो भी राइबोसोम्स आएंगे, लाइक अगर ये राइबोसोम्स हैं तो यूकैरियोट के राइबोसोम आप पढ़ते हैं कि ये 80s टाइप के होंगे। न्यूक्लियस ट्रू है बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों पॉसिबिलिटीज हैं बिकॉज यहाँ पे सेल डिवीजन भी अगर आप देखेंगे तो माइटोसिस मियोसिस दोनों होगा। अगर यहाँ पे हम सेल डिवीजन की बात करेंगे, सेल डिवीजन कैसा है तो इट अकर्स बाय बोथ माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। सो सेल डिवीजन के दोनों ऑप्शंस हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। और रिप्रोडक्शन में जो भी एसेक्सुअल सेक्सुअल में जो चेंजेस आते हैं दोस चेंजेस आर आल्सो प्रेजेंट। क्लियर। सो ये जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब किंगडम प्रोटिस्टा को न्यूट्रिशन के बेस पे ही हमने जो है वो अलग अलग डिवाइड किया बिकॉज प्रोटिस्टा में प्लांट एनिमल एंड फंगी, सिंगल सेल के प्लांट एनिमल एंड फंगी आते हैं। तो सिंगल सेल का प्लांट लाइक जो होगा वो ऑटोट्रॉफिज्म को शो करेगा, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करेगा। अगर सिंगल सेल का फंगी के जैसा है तो फंगी मोस्टली डिकम्पोजर्स होती हैं, सेप्रोट्रॉफिक होती हैं, तो न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक हो जाएगा। वो कंज्यूम तो करेंगे, दे आर हेटेरोट्रॉफ बट आफ्टर डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन होगा देन उसके बाद एब्जॉर्प्टिव मोड फंगी का होता है तो फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर एनिमल मोड हुआ तो एनिमल्स में यूजुअली क्या होता है, या तो पैरासिटिक का ऑप्शन है, होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन विड्रॉ करना, या प्रेडेशन का ऑप्शन होता है, चेस किल एंड कंज्यूम वाली हैबिट है कि वो चेस करें, अपने प्रे को कंज्यूम करें किल करने के बाद। तो एनिमल न्यूट्रिशन, फंगल न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन, तीन टाइप के न्यूट्रिशन जो बेसिकली है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। बस यहां पे मोनेरा से एक कम हुआ, दैट इज कीमोसिंथेसिस। मोनेरा में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है बिकॉज वहां कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं जिनमें आपने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़ा था। और अब प्रोटिस्टा में आए हैं तो यहां पे बस वो कीमोसिंथेसिस नहीं है, बाकी सारी पॉसिबिलिटी यहां पे है। सो न्यूट्रिशनल बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा को 3 में डिवाइड किया गया है ना। ये कुछ प्रोटिस्ट हैं, इन्हें अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे। स्लाइम मोल्ड, अमीबा, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स, पैरामीशियम, डायटम्स, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटिस्ट जिनको हम 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। प्रोटिस्ट को डिवाइड किया गया है, यस 3 मेजर ग्रुप्स है। एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, आप मान सकते हैं कि ये प्लांट लाइक न्यूट्रिशन हो गया क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिज्म को शो करते हैं, है ना। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन का मतलब ये कैसा हुआ, ऑटोट्रॉफिक। बस ऑटोट्रॉफिक में ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, है ना। यहां पे कीमो का ऑप्शन नहीं है। सो दीज आर ओनली फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फूड की प्रिपरेशन करेंगे बाय यूजिंग द सनलाइट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो दीज आर फोटो ऑटोट्रॉफ। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होगा तो यहां पे हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनाइट, ये 3 ऑप्शंस हैं, है ना। डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइट्स, इन तीनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन आएगा कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। आप ये फंगी मान सकते हैं, ये फंगी लाइक है बिकॉज फंगी नेचर में कैसे होती है, डिकम्पोजर्स। और अगर वो डिकम्पोजर्स कंज्यूमर्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं बट सेप्रोट्रॉफिक है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिकम्पोजिशन नेचर में उनका रोल है। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या हो गया, आप इन्हें चाहे तो कह सकते हैं कि दीज आर प्रोटिस्टियन फंगी। प्रोटिस्टा में जो फंगी के जैसे हैं वो क्या है, स्लाइम मोल्ड है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रोटिस्टियन फंगी, है ना। जैसे नॉर्मल आप फंगी पढ़ेंगे एज ए किंगडम, वो ट्रू फंगी कहलाएंगी, कम्स अंडर यू माइकोटा। यहां जो फंगी है वो आप कह सकते हैं कि प्रोटिस्टियन फंगी है। और अगर एनिमल लाइक न्यूट्रिशन हुआ, इनको हम प्रिमिटिव एनिमल्स ही मानते हैं बिकॉज प्रोटो का मतलब है प्रिमिटिव और जोआ का मतलब होता है एनिमल। सो प्रिमिटिव एनिमल्स है, सिंगल सेल के एनिमल लाइक, देन पैरासिटिक हो सकते हैं या प्रेडेटरी हो सकते हैं।
चेस किल एंड कंज्यूम, तो प्रेडेशन, होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, डिराइव न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी, देन पैरासिटिज्म, तो या तो प्रेडेशन पे बेस्ड होंगे या पैरासिटिज्म पे बेस्ड होंगे, ये क्राइटेरिया आएंगे, है ना। इन 5 को हमें स्टडी करना है वन बाय वन, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स। क्लियर। अगर यहां से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इनमें से किसी की टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है, तो हमारे लिए आंसर किंगडम प्रोटिस्टा ही आएगा, है ना। इसमें कोई डाउट क्रिएट नहीं करना कि ये किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर है, क्योंकि वो जो क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं उसमें इनकी पोजीशन प्रोटिस्टा है। अगर प्रोटिस्टा ऑप्शन में फिर आपसे पूछा जाए कि इनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो अकॉर्डिंगली जैसे ब्रैकेट में लिखा है कि डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइट, क्योंकि ऑटोट्रॉफिज्म को शो करते हैं तो फिर ये प्लांट के जैसे हो सकते हैं, स्लाइम मोल्ड फंगी के जैसे हैं, प्रोटोजोन्स एनिमल के जैसे हैं, है ना। हम क्वेश्चन के ऑप्शंस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हैं। टैक्सोनॉमिकली दे कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, पैरामीशियम, इन सब के बारे में हमें वन बाय वन स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। क्लियर। तो डायनोफ्लैजिलेट्स की खास बात क्या है? अब डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे मैरीन में है, पहली चीज ये हो गया कि दे आर मैरीन। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आप पढ़ ही रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के जैसे होंगे ये। क्लियर। अब अगर हम ये सिंगल सेल का है, अगर हम डायनोफ्लैजिलेट्स को कंसीडर करेंगे तो अब इनमें सेल वॉल कैसा है, अगर प्रेजेंट है तो सेल वॉल में क्या होगा, सेल वॉल सेल्यूलोज की प्लेट्स की फॉर्म में होती है। जैसे एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ क्या है कि यहाँ पे बना दिया गया, जैसे ये बना है आपके राइट साइड में फिगर, वो गोनेलॉक्स का है। तो गोनेलॉक्स क्या है कि एक बॉक्स के जैसा है, तो उसके चारों तरफ जैसे ये फिंगर्स के रिजिट्स एंड फरो आ रहे हैं, इस तरीके से सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती है ना। इस सेल्यूलोजिक प्लेट्स को हम थीका बिकॉज हार्ड स्ट्रक्चर है, या लॉरिका कहा जाता है। तो सेल वॉल है सेल्यूलोज की है, बट सेल्यूलोज की सेल वॉल का जो अपीयरेंस है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थीका या लॉरिका। अगर हम देखेंगे तो जैसे मैं आपको फिगर में दिखाऊं तो ये जो लाइंस बनी हुई है, दीज आर द लाइंस, ये सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स हैं और ये चारों तरफ आएंगी। ऐसे ही आप इनके बैक में मान सकते हैं, इसी तरीके से ऊपर भी ये लाइंस है और बैक में। सो दीज आर द लाइंस जिनको हम लॉरिका या थीका बोलते हैं, ये स्टिफ प्लेट्स की फॉर्म में। केमिकली दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो इन जनरल कभी अगर आता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल कैसी होती है, तो सेल्यूलोज की है ना। अब इसमें दो ग्रूव होंगे मेजर, दो डिप्रेशन होंगे। जो कंप्लीट एक सेल का स्ट्रक्चर है उसमें दो ग्रूव्स प्रेजेंट है, 2 ग्रूव्स हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होगा, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स बोल सकते हैं। एक ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा, जिसको हम ट्रांसवर्स ग्रूव बोल सकते हैं। दोनों ग्रुप्स में एक एक फ्लैजिलम होगा। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में जो फ्लैजिला आप बनाएंगे वो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ट्रांसवर्स ग्रुप में जो फ्लैजिला बनाएंगे वो ट्रांसवर्स फ्लैजिला कहलाएगा। सो कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स having one flagellum in each. Longitudinal groups having longitudinal flagella, transverse group having transverse flagella, है ना। तो 2 ग्रुप्स हो गए, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है और एक ट्रांसवर्स है, और इन दोनों में एक एक फ्लैजिला होगा तो फ्लैजिलेटेड हो जाएंगे, मोटाइल हो जाएंगे। मोटाइल हो जाएंगे तो फिर मूवमेंट को शो करेंगे, है ना। ये 2 फ्लैजिला है, ये लिखा हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, है ना। अब इसको अगर हम अपने हिसाब से समझे कि कैसा दिखाई देगा, इट लुक्स लाइक, जैसे ये मैंने बनाया, ये एक लॉन्ग इस तरीके से मान लीजिए, एक प्लेट ये पीछे से जो आएगा लाइंस वो ऐसे, सामने एक ये ग्रूव आ रहा है, इसके बैक में जो लाइन आएगा वो ये। तो ये पूरा एक ही सेल है। अब इस सेल पे आपको 2 लाइंस नजर आ रही है ना। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो ये बन गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ये बन गया ट्रांसवर्स ग्रुप। अब दोनों में ही एक एक फ्लैजिला है। जैसे ये ट्रांसवर्स ग्रुप है तो इस पे क्या होगा, यहां पे एक फ्लैजिला होगा, वाइल्ड होगा। ये एक फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्लैजिला, सिंगल है फ्लैजिलम। एंड सेम विद द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ये ग्रूव है तो इसमें भी एक कॉइल्ड फ्लैजिला होगा। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल
फ्लैजिलम। तो ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि दो ग्रूव है, एक ट्रांसवर्स एक्सिस पे, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, दोनों पे एक एक फ्लैजिला है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको गोनेलॉक्स का नजर आएगा, है ना। गोनेलॉक्स या कोई भी डायनोफ्लैजिलेट का इन जनरल स्ट्रक्चर यही होता है। फ्लैजिला है तो फ्लैजिला का काम मूवमेंट होता है, तो ये मूव करने में हेल्प करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये मूव करेंगे तो कैसे मूव करेंगे। जैसे नचाने वाला लट्टू होता है, एक वुडन लट्टू आता है, टॉप आता है जिसपे ग्रूव्स बने होते हैं, हम उस पर धागा या किसी रोप को कॉइल करते हैं और एक जर के साथ जब खींचते हैं तो वो अपने एक्सिस पे स्पिन करना शुरू कर देता है ना। एक एक्सिस होगा जिसपे वो स्पिनिंग मूवमेंट को शो करेगा। अब जैसे ये कि एक ट्रांसवर्स ग्रूव है, इस पे फ्लैजिला कॉइल हो गया और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हटेगा तो ये ऐसे स्पिन करना शुरू कर देगा। ऐसे ट्रांसफर, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, इस पे फ्लैजिला कॉइल हुआ और अगर यहां स्पिनिंग मूवमेंट हुआ तो ये ऐसे स्पिन करना शुरू कर देगा। तो इनका जो मूवमेंट है दैट इज स्पेशल, पिक्यूलियर है, स्पेशल टाइप का मूवमेंट है जिसको स्पिनिंग मूवमेंट कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको निक नेम में वर्लिंग विप्स भी कहा जाता है। वर्लिंग विप्स का मतलब आप समझ सकते हैं, नचाने वाले लट्टू। तो जैसे यहां पे लिखा है कि इनमें पिक्यूलियर यानी स्पेशल स्पिनिंग मूवमेंट होगा और बिकॉज ऑफ स्पिनिंग मूवमेंट इनको हम क्या कहते हैं, इनको वर्लिंग विप्स कहते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्लिंग विप्स कहां आएंगे, तो वो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं और डायनोफ्लैजिलेट्स में जो उनका फ्लैजिलरी मूवमेंट है जो स्पिनिंग की फॉर्म में मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उनको हमने वर्लिंग विप्स का नाम दिया। ठीक है। तो एक तो ये कि सेल्यूलोज की सेल वॉल है, थीका या लॉरिका की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, स्टिफ हार्ड प्लेट्स होंगी। दूसरा पॉइंट, बॉडी में टू ग्रूव्स हैं, ईच हैविंग वन फ्लैजिलम, ट्रांसवर्स ग्रूव ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम। एंड देन फिर आएगा इनका स्पिनिंग, बिकॉज ऑफ फ्लैजिला दे कैन मूव, मोटाइल है, मूव जब करेंगे तो इनमें स्पेशल स्पिनिंग मूवमेंट होगा, बिकॉज ऑफ स्पिन ये मूव कर पाएंगे एंड सो दैट इनको निक नेम में वर्लिंग विप्स भी कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें, न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस कैसा है, मीजोकैरियन है। अब ये मीजोकैरियन क्या चीज है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट पढ़ते हैं, तो प्रोकैरियन का जो न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रोकैरियन। इसी तरीके से सेल का दूसरा टाइप क्या है, यूकैरियोटिक सेल, उसका न्यूक्लियस यूकैरियन। तो जैसे आपको सेल में पढ़ाया जाता है कि सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हायर क्लासेस में क्या होता है कि एक और सेल एग्जिस्ट करती है दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड मीजोकैरियोटिक। मीजो का मतलब है इन बिटवीन, कैरियन फॉर न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में अगर हम इवोल्यूशन समझें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि मोनेरा प्रिमिटिव है, प्रोटिस्टा एडवांस हो गया, पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी फिर यूकैरियोटिक सेल बनी। तो प्रोकैरियोटिक सेल से जब यूकैरियोटिक सेल बनेगी तो कोई ट्रांजिशन फेज भी होगी, दैट ट्रांजिशन फेज इज कॉल्ड मीजोकैरियोटिक सेल एंड विच इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल स्पेशली अगर कहें तो कैसी होगी, मीजोकैरियोटिक होगी। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो हम यूकैरियोट कंसीडर करते हैं, बिकॉज प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स को कैरी करता है, सिंगल सेल का यूकैरियोट है। बट अगर मीजोकैरियोटिक ऑप्शन दिया हुआ है तो ये मीजोकैरियोट की खास बात क्या होती है, आप बैक्टीरिया अपने आप में पढ़ा, तो बैक्टीरिया में क्या पढ़ा कि जो क्रोमैटिन है वही क्रोमोसोम है। देयर इज नो प्रॉपर कंडेंसेशन लाइक यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कंडेंसेशन होता है। आप पढ़ते हैं कि जब सेल एक रेस्टिंग फेज में होती है तो वो क्रोमैटिन को कैरी करती है, जब वो डिवाइडिंग फेज में होती है तो क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं और क्रोमोसोम्स की फॉर्म में डिवीजन पूरा होता है, क्रोमैटिन वापस बन जाता है टेलोफेज में। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दो अलग अलग स्टेज पे एक ही मटेरियल है, अगर रेस्टिंग फेज है तो क्रोमैटिन, डिवाइडिंग फेज है तो क्रोमोसोम। और मोनेरा में क्या है, कोई क्रोमैटिन नहीं है, कोई क्रोमोसोम नहीं है, जो है वो एक ही है। अब डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या है, यहां पे जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो परमानेंटली कंडेंस ही रहता है। आप ये कह सकते हैं कि चाहे सेल डिवाइड करे या ना करे, देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। यूकैरियोट में तो क्रोमोसोम तभी बनेगा जब सेल डिवाइड करेगा, रेस्ट पे है तो क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा। तो इट मींस कि डायनोफ्लैजिलेट्स में चाहे सेल डिवाइड करे या ना करे, हमेशा आपको जो है वो एक कंडेंस्ड क्रोमैटिन ही मिलेगा। तो मीजोकैरियन का मतलब है परमानेंटली कंडेंस्ड क्रोमैटिन, परमानेंटली कंडेंस्ड क्रोमैटिन। क्लियर।
तो मीजोकैरियोटिक सेल स्पेशल है कि प्रोकैरियोट, तो तुम्हें पता है मोनेरा, यूकैरियोट वी हैव प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी. But in case of dinoflagellates, we have permanently condensed chromatin and the cell is specially considered as mesokaryotic cell, या उसको हम mesokaryon बोलते हैं, है ना. तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायनोफ्लैजिलेट्स में याद रखना है. मैरीन इनको निकनेम में आप देखेंगे कि इनके कलर के हिसाब से डिफरेंट कलर के होते हैं, है ना. अगर हम कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, ब्राइट येलो भी होगा, ऑरेंज भी होगा, इस तरीके से होंगे, है ना. तो डिफरेंट कलर के हैं, बट इन जनरल इनको हम गोल्डन ब्राउन एल्गी बोल देते हैं, है ना. अगर इनको हम पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ते सो दीज आर गोल्डन ब्राउन एल्गी. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीजों को देखेंगे. अगर प्रोटिस्टा है तो ठीक है, बट अगर प्रोटिस्टा नहीं है, पूछा जाए डायनोफ्लैजिलेट्स आर निकनेम्ड एज, और सारे ऑप्शन एल्गी के ही दिए हुए हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो आंसर गोल्डन ब्राउन एल्गी आएगा. है गोल्डन ब्राउन, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट होता है, बिकॉज ऑफ दैट ये गोल्डन ब्राउन के हैं, बट फिर भी ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं. ये आपको येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राइट कलर के भी हो सकते हैं, है ना. तो दे आर ऑफ वेरियस कलर्ड, बट इन जनरल दे आर कॉल्ड गोल्डन ब्राउन एल्गी. क्लियर. तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स में आपको याद रखना है. एज फार एज एग्जाम्पल इज कंसर्न, दो एग्जाम्पल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. गोनेलॉक्स इंपॉर्टेंट है. गोनेलॉक्स का फिगर आप प्रॉपर अगर देखेंगे तो यहां समझ सकते हैं. जैसे ये देखो आप अगर फिगर में, तो यहाँ पे ये मैं कलर चेंज कर देता हूं. ये ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ट्रांसवर्स ग्रुप है. ऐसे ये पूरा पीछे तक आएगा, है ना. यहाँ देखो ये लिखा हुआ है ट्रांसवर्स ग्रुप में जो फ्लैजिला है वो कैसा है, ट्रांसवर्स है. ये पूरा ट्रांसवर्स ग्रुप आएगा, ये बैक से होते हुए इधर से, और ऐसे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे पूरा घूम के पीछे से आएगा. इसमें भी एक फ्लैजिला है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिलम है. और ये आप देखोगे तो ये सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं जो बनी हुई है, शेल, जिनको अभी हमने कहा कि इन्हें लॉरिका या थीका बोलते हैं. सेल्यूलोज के स्टिफ प्लेट्स हैं. तो गोनेलॉक्स एक्चुअली ऐसा दिखाई देता है. क्लियर. गोनेलॉक्स के बारे में याद क्या रखना है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है. बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है दे ग्लो इन डार्क या एमिट लाइट इन डार्क, है ना. ये ग्लो करते हैं इन डार्क. अगर आप अंधेरे में देखेंगे, नाइट में देखेंगे, तो वो ग्लो करते हैं. ल्यूमिनेसेंस आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो बायोल्यूमिनेसेंस, बिकॉज जैसे जुगनू होता है ना, रात में चमकता है, सेम मतलब ये नहीं कि उसकी केमिस्ट्री सेम है, बट नाइट में ग्लो करना ये सेम है. तो गोनेलॉक्स बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है. ऐसे भी क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन. तो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म के केस में आपको गोनेलॉक्स आंसर मिल सकता है. गोनेलॉक्स के जो स्पोर्स होते हैं दे आर ऑफ रेड कलर, और क्योंकि टाइडल वाटर में गोनेलॉक्स ज्यादा प्रोलिफरेट करता है, तो टाइड का जो कलर है वो रेड हो जाएगा. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड टाइड्स, क्योंकि टाइडल वाटर में जो रेड कलर है वो बिकॉज ऑफ रेड टाइड्स है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. तीसरी, ये पॉइजनस भी है, पॉइजनस टू वर्टिब्रेट. ऐसा नहीं है कि ये कोई डिजीज कॉज कर रहा है. बेसिकली क्या है कि गोनेलॉक्स का एक बाई प्रोडक्ट है जो एक पॉइजन है. अब क्योंकि ये टाइडल वाटर में है, तो पॉइजन भी टाइडल वाटर में रिलीज होगा. वहां पे जो मैरीन फिशेस होंगी या और जो एक्वेटिक आप कह सकते हैं फौना होंगे, तो पॉइजनस है वर्टिब्रेट्स के लिए स्पेशली. तो मैरीन वर्टिब्रेट या फिशेस के लिए ये पॉइजनस है. उसकी वजह से फिशेस की डेथ भी हो सकती है. दैट इज कॉल्ड शेलफिश पॉइजनिंग. तो फिश की पॉइजनिंग की वजह से डेथ होती है, एंड दैट पॉइजन इज रिलीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो गोनेलॉक्स बायोल्यूमिनेसेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ रेड टाइड्स बिकॉज ऑफ इट्स स्पोर्स जो रेड कलर के हैं, एंड पॉइजनस टू मैरीन वर्टिब्रेट्स. ये तीनों चीजें याद रखनी है. नॉक्टिल्यूका इज द अनदर ऑर्गेनिज्म, दिस इज आल्सो बायोल्यूमिनेसेंट. ये भी लाइट को एमिट करता है, हालांकि ये पॉइजनस नहीं है. तो दो एग्जांपल याद रखिएगा, गोनेलॉक्स एंड नॉक्टिल्यूका. क्लियर. तो ये हमारा पहला ग्रुप कंप्लीट हुआ, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स कंसिडर्ड एज गोल्डन ब्राउन एल्गी, है ना. मैरीन है, फोटोसिंथेटिक है. नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं. नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या है, क्राइसोफाइट्स, है ना. यस, ये क्राइसोफाइट्स हैं. अब क्राइसोफाइट्स में दो ग्रुप्स बेसिकली आते हैं. अगेन अगर हम पुराने क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे दो ग्रुप्स आते हैं. एक डायटम्स, ये डायटम्स एक अलग ग्रुप होता,
और डेस्मिड्स अलग होता है। इनको गोल्डन एल्गी या कहीं पे गोल्डन येलो एल्गी लिखा हुआ है तो भी सेम है। सो दे आर कॉल्ड गोल्डन एल्गी और गोल्डन येलो एल्गी है। तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स बेसिकली इसमें दो ग्रुप आते हैं, है ना। एक्चुअली क्राइसोफाइटा एक डिवीजन है तो उसके मेंबर्स को हमने क्राइसोफाइट्स बोल दिया। उस क्राइसोफाइटा में दो क्लासेस आएंगी, एक डायटम्स को रिप्रेजेंट करती है और एक डेस्मिड्स को रिप्रेजेंट करती है। सो डायटम्स एंड डेस्मिड्स कम्स अंडर क्राइसोफाइटा, दैट्स व्हाई क्राइसोफाइट्स। एज पर एनसीईआरटी, एज पर आवर सिलेबस, हमें टेक्निकल टर्म या डिवीजन या क्लासेस पे नहीं जाना है किंगडम प्रोटिस्टा की, इसलिए जो जर्नल टर्म्स है विदाउट गेटिंग एनी कंफ्यूजन, दे बोथ कम्स अंडर ग्रुप क्राइसोफाइट्स, है ना। कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि क्राइसोफाइट्स है क्या, इट्स ए डिवीजन, इट्स ए क्लास या इट्स समथिंग एल्स, सिर्फ एक ग्रुप माना जाता है ना, क्योंकि हम टेक्सोनॉमिकल चीजों पे जाते ही नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहलाते हैं, है ना। प्लैंक्टॉन का मतलब होता है सरफेस ड्वेलर, है ना। प्लैंक्टॉन क्या है, एक इकोलॉजिकल टर्म है, सरफेस ड्वेलर। सरफेस ड्वेलर का मतलब है रेस्ट एट सरफेस, है ना। आप इसे स्विमिंग नहीं बोल सकते, स्विमिंग इज एक्टिव प्रोसेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब स्विम करता है ना तो वो एक्टिव प्रोसेस होगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए। हम भी स्विम करते हैं तो एनर्जी चाहिए, बट दैट इज कॉल्ड फ्लोट, है ना। फ्लोटिंग और स्विमिंग दो डिफरेंट चीजें। तो ये बेसिकली फ्लोटर्स हैं, ये स्विम नहीं कर रहे हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, वाटर के सरफेस पे रेस्ट करते हैं। तो वाटर बॉडी जहां जाएगी, जो वाटर करंट होगा उसके हिसाब से ये मूव कर जाएंगे। तो इस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर की सरफेस पे रेस्ट करते हैं, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्हें प्लैंक्टन कहा जाता है। अब क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन है, इसलिए आगे वर्ड यूज लगा दिया गया फाइटोप्लैंक्टन। तो ये क्या बन गया, फाइटो, फोटोसिंथेसिस प्लांट के लाइक, और प्लैंक्टन रेस्ट एट द सरफेस। ऐसे जू प्लैंक्टन भी होता है, बट जू प्लैंक्टन कभी आगे आएगा तब देखेंगे। तो क्राइसोफाइट्स क्या है, ये फाइटोप्लैंक्टन है। माइक्रोस्कोपिक है, फोटोसिंथेसिस होती है सरफेस एरिया के हिसाब से। जब ये माइक्रोस्कोपिक होंगे तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो, या ओशियन जो है, मैरीन इकोसिस्टम जो है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, तो उसमें जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, चीफ प्रोड्यूसर्स, तो वहां पे आंसर आपका डायटम्स या क्राइसोफाइट्स भी आते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये वाटर फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ओशियन मान लीजिए, मैरीन इकोसिस्टम मान लीजिए, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये इनका इकोलॉजिकल रोल है कि दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन बिकॉज दे परफॉर्म मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। होने को ओशियन के अंदर और भी प्लांट हैं, लाइक ब्राउन एल्गी भी ओशियन में होती ही है, कुछ रेड एल्गी भी होंगी, कुछ और भी प्लांट्स होंगे, एंजियोस्पर्म्स भी होंगे मैरीन। बट इंपॉर्टेंट ये है कि फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा आएगा। फोटोसिंथेसिस सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहा जाए तो ये करते हैं। दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोपिक है, बट फिर भी इनको चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ मैरीन इकोसिस्टम या ओशियन इकोसिस्टम या सिंपली ओशियन बोल सकते हैं। ये इनका इकोलॉजिकल रोल हो गया कि इकोलॉजी के हिसाब से इनका रोल क्या है, नेचर में इनका रोल क्या है। स्ट्रक्चर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेलुलोज की बनी हुई है, सेम जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स में थी वैसे यहाँ भी। बट इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे जो सेल वॉल है उसमें सिलिका का डिपोजिशन है, सिलिशियस सेल वॉल कहलाती है ना। सेल वॉल कैसी होगी, सिलिशियस है। ना, सिलिका SiO2 है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो सिलिशियस सेल वॉल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या, माइक्रोस्कोपिक है। जब इनकी डेथ हो जाएगी, जब इनका डिके हो जाएगा, तो अंदर तो जितना भी प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म को आप बोलते हैं लिविंग मैटर ऑफ द सेल, तो जितना भी प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, वो तो हो जाएगा डिकम्पोज। जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, बाहर का, और सेल वॉल में भी जो सेल्यूलोज है वो भी क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जो रह जाएगा वो केवल डायएटमेशियस अर्थ जिसे हम बोलते हैं, सिलिशियस पार्ट रह जाएगा, क्योंकि सिलिका तो इनऑर्गेनिक है, वो तो डिकम्पोज हो नहीं रहा।
तो बिकॉज ऑफ दैट जब इनकी डेथ एंड डिके होती है तो उसके बाद जो इनका मटेरियल रहेगा, जैसे ये डायटम्स बने हुए, अगर हम इनकी बात करें कि मान लीजिए ये डायटम्स है, तो जब इसकी डेथ होगी और डिके होगा तो यहां पे क्या होगा, ये ओशन का मान लीजिए बॉटम है, तो यहां पे आपको जो है वो एक अर्थी मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा। ये क्या है, दीज आर द डेड रिमेन्स, है ना, इनको बोला जाता है डेड सिलिशियस रिमेन्स ऑफ क्राइसोफाइट्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर डेड सिलिशियस सेल वॉल रिमेन्स, है ना, केवल सिलिका सिलिका जो बचा रह गया उसके रिमेन्स रह गए, तो उसके हिसाब से फिर जो है वो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डेड सिलिशियस सेल वॉल रिमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाइएटोमेशियस अर्थ या इसको केजलगुर या डाइएटोमाइट ये सब बोलते हैं ना, ये डाइएटोमाइट है। इसको आप जैसे चाहें इसको प्यूरिफिकेशन में यूज कर लिया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन हो, ऑयल या सिरप का प्यूरिफिकेशन हो, क्योंकि ग्रिटी है, खुरदरा सा होगा थोड़ा सा, तो ग्रिटी टेक्सचर की वजह से इसको पेंट या बाकी मटेरियल्स में इट्स एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, है ना, इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे आएगा, जैसे ये सेल वॉल है ना, ये एक के अंदर एक फिट हो जाती है लाइक ए सोप केस। जो ऊपर वाला है उसको बोला जाता है एपिथीका और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो बोला जाता है हाइपोथीका। तो एपिथीका और हाइपोथीका दो बेसिकली स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो सेल वॉल फ्रेश्यूल्स का बना हुआ है, सेल्स बेसिकली अगर देखी जाए तो फ्रेश्यूल्स है, सेल्स की बनी हुई है, एपिथीका एंड हाइपोथीका, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी चीजें आपके लिए यहाँ पे डायटोमेशियस अर्थ इंपॉर्टेंट है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ मैरीन इकोसिस्टम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल बेसिकली जो दो शेल्स हैं एपिथीका हाइपोथीका वो एक सोप केस के जैसी होती है वो इंपॉर्टेंट है। ये तीन चार चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या है, यूग्लिनाइट प्रोटिस्ट, यूग्लिना लाइक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यूग्लिनाइट प्रोटिस्ट के हिसाब से हम देखते हैं क्या है। अब यूग्लिना को प्लांट एनिमल का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा कि यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें प्लांट कैरेक्टर भी है, एनिमल कैरेक्टर भी है। यूग्लिना फ्रेश वाटर में होता है, पॉन्ड जैसे आप मान लीजिए, स्टैग्नेंट का मतलब है रुका हुआ पानी, तो आप पॉन्ड में मान सकते हैं, पॉन्ड या लेक के अंदर जो है वो आपको यूग्लिना मिल जाएगा, कॉमन है। अब इसको कुछ ने प्लांट माना तो कुछ ने एनिमल माना, तो अकॉर्डिंगली ये चीजें वेरिएबल हो गई। तो यूग्लिनाइट प्रोटिस्ट में अब चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि अब यहाँ पे क्योंकि एनिमल के जैसा है, कुछ एनिमल कैरेक्टर है कुछ प्लांट कैरेक्टर है, तभी तो ये दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक आएगा। न्यूट्रिशनली प्रेफरेंस के हिसाब से ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए हम इसको यूग्लिनाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, है ना। इसलिए इसको हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर रखा, बिकॉज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ये कैसा है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट हो गया, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है, ये फ्लैजिला हो गया, फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर होगा। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग अगर हम बात करेंगे तो क्या है, ये पेलिकल है, और पेलिकल किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे एक प्रोटीन की बाउंड्री है, जो आपको ग्रीन कलर की बाउंड्री दिखाई दे रही है फिगर में, सो दिस इज आउटर मोस्ट बाउंड्री, और वो प्रोटीन की बनी हुई है, तो वो पेलिकल कहलाती है ना। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पेलिकल प्रेजेंट है। दो फ्लैजिला होते हैं, हालांकि एक दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला है, एक अंदर है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लैजिलम का नंबर अगर देखा जाए तो दिस इज 2 इन नंबर, एक बाहर आएगा और एक अंदर ही छूट जाएगा, इस तरीके से। न्यूट्रिशन एनिमल प्लांट दोनों के जैसा है, तो ये मिक्सोट्रॉफिक कहलाता है। ये न्यूट्रिशन कैसा है, दोनों। मिक्सोट्रॉफिक क्यों बोलते हैं, मिक्सो का मतलब है मिक्स हो गया, ट्रॉफिक मतलब फूड लेवल। ये ऑटोट्रॉफिक भी है लाइक प्लांट, और ये हेट्रोट्रॉफिक भी है लाइक एनिमल। हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसा है, ये प्रेडेटरी है, चेस, किल एंड कंज्यूम।
क्लियर? तो ये दोनों तरीके का न्यूट्रिशन शो करता है। जब तक सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, जब तक रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास है, तब तक इसका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक ही रहेगा। पहले तो ये कि जहां सनलाइट होती है यूग्लिना वहीं मूव कर जाता है ना। तो उसके लिए भी इसमें सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे ये स्टिग्मा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है। आई स्पॉट एंड स्टिग्मा दो स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सेंसरी है, सेंस ऑर्गन जैसे कि वो सेंसस के थ्रू इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को परसीव करते हैं। तो यहां पे भी स्टिग्मा है। तो जहां सनलाइट होगी यूग्लिना वहीं जाएगा। सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट चाहिए, तो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो गए, बिकॉज ऑफ दैट ये फोटोसिंथेटिक हो गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सनलाइट नहीं है तब क्या होगा? तो जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो यूज होगा। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? दिस इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ स्टार्च। इसे हम पैरामाइलम स्टार्च कहते हैं। स्टार्च का ये एक वेरिएंट है। तो स्टार्च के वेरिएंट की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। क्लियर? लेकिन जब लाइट भी नहीं है और सारा रिजर्व फूड मटेरियल एग्जॉस्ट हो गया, खर्च हो गया, खत्म हो गया, अब क्या? तो सर्वाइवल के लिए फिर ये एनिमल मोड में एंटर करेगा, है ना। डेथ होने से अच्छा है कि सर्वाइव करे। तो फॉर इट्स सर्वाइवल ये एनिमल मोड में जाएगा। जब ये एनिमल मोड में जाएगा तो ये प्रेडेटरी बन जाएगा, है ना। प्रेडेटरी बन जाएगा तो ये एनिमल कैरेक्टर आ गया, ये प्लांट कैरेक्टर हो गया। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से मिक्स हो गया, तो हमने मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल दिया। बाकी अगर आप एनिमल कैरेक्टर देखेंगे तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, है ना, जैसे अमीबा में भी आप पढ़ते हैं। यूकैरियोट है तो एक ट्रू न्यूक्लियस भी होगा। एक प्रिमिटिव टाइप का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी होता है, क्योंकि जब ये प्रेडेटरी होगा तो फिर सॉलिड या लिक्विड फूड पार्ट को लेगा और उसके बाद डाइजेस्ट करेगा। तो पूरा होलोफिटिक या होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन भी इसके अंदर आएगा, है ना। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इट मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि जब ये लंबाई में जाएगा तो ये ऐसे स्प्लिट करेगा। होना तो बाइनरी फिशन है, बट इसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होगी। तो यूग्लिना में जो बाइनरी फिशन है वो कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये सिर्फ यही मिलेगा कि यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही चीजें बेसिकली क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर आ गई। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आपको डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और स्लाइम मोल्ड मिले, ये यूग्लिनाइट प्रोटिस्ट मिलेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। ओके, ड्यूटी कुछ कहना चाहते हो तो बेटा टाइप कर सकते हो मुझे। कोई है? आज आप लोगों को मिल रहा है? अंशिका, शिवानी और उसके बाद कोई नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या है? फंगी के जैसा है, स्लाइम मोल्ड। अगर फंगी के जैसा स्लाइम मोल्ड है तो ये क्या कहलाएगा? ये फंगस एनिमल लिखा हुआ है। वैसे तो मैंने आपको बताया इनको आप प्रोटिस्टियन फंगी इन सब नाम से जान सकते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हो गए, फंगस एनिमल, या इनको प्रोटिस्टियन फंगी बोल सकते हैं। ये किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे, है ना। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं इसको, इस तरीके से आप समझिए कि लाइक ये कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना। ये एक लकड़ी का कोई लट्ठा या पीस पड़ा हुआ है। अब इस पे क्या होगा? इस पे फंगी ग्रो करेगी। फंगी कैसे ग्रो करेगी? इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम का मतलब है क्योंकि ये विस्कस है, जेली के जैसा ग्रो कर रहा है ना। ये स्लाइम मोल्ड का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट नहीं है। इसको जब आप बुक में देखोगे तो नॉर्मल फॉन्ट में होगा, इसको इटैलिक में प्रिंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो प्लाज्मोडियम की स्पेलिंग जो मलेरियल पैरासाइट की है वो भी सेम है। दिस इज प्लाज्मोडियम क्या है? ये बेसिकली नेकेड है क्योंकि सेल वॉल नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट है, प्रोटोप्लास्ट है।
सो नेकेड मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम बनेगा, है ना, जो सोमैटिक स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो फंगी स्लाइम मोल्ड का सोमैटिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम कहलाता है। नेकेड है बिकॉज सेल वॉल एब्सेंट है। मल्टीन्यूक्लिएट होगा, मल्टीन्यूक्लिएट के लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, यहां जो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं वो प्लाज्मोडियम ही आपको याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, मेरे फोन में मैसेज, चलिए कुछ मुझे लगता है कि फोन में ही दिक्कत है। मुझे आपके गुड मॉर्निंग के अलावा कोई मैसेज नहीं आया, तो मैं अब आपके आंसर्स का रिप्लाई करता हूं पहले, फिर उसके बाद इन चीजों पे जाते हैं। शिवानी, श्रवण, अंशिका, श्लोक, रैनी, विधि, सरफराज, हिमांशु, सबने गुड मॉर्निंग बोला था, वो सब ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। और ओके, सरफराज ने पूछा था सर पेलिकल की शेप। पेलिकल की शेप नहीं है एक्चुअली, जो भी आउटर लिमिट है, जैसे हम किसी भी जगह में आपको बैक में ले चलता हूं, ये जैसे मान लीजिए ब्लैंक स्लाइड है, अगर मैं इसको यूग्लिना ड्रॉ करूंगा ये, तो ये बेसिकली क्या है कि ये यूग्लिना बन गया। तो जो मैंने लाइन बनाई है ये क्या है? ये प्रोटीन की बाउंड्री है ना, दिस इज प्रोटीनेशियस बाउंड्री, लिमिटिंग बाउंड्री, इसी को हमने नाम दे दिया पेलिकल, है ना। मतलब जहां पे प्रोटोप्लाज्म खत्म होगा, प्रोटोप्लाज्म क्योंकि जेल लाइक होता है, अब जेल को जब आप पानी में डालोगे तो ऐसा तो है नहीं कि जेल पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्सअप करके सोल्यूशन बन जाएगा। तो जहां पे वो मैट्रिक्स खत्म होता है वहां पे एक प्रोटीन की बाउंड्री आ जाती है, उसी को हम पेलिकल बोलते हैं, है ना। तो पेलिकल इज प्रोटीनेशियस लेयर बोल सकते हैं, बट टेक्निकली पेलिकल का स्ट्रक्चर वैसा नहीं आएगा जैसा आप सेल वॉल का इमेजिन करते हैं कि सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, उसके ऊपर मिडिल लैमेला होती है। तो प्लांट का सेल वॉल अलग है, एनिमल में जो बाउंड्री आएंगी वो अलग अलग चीजों की होती है। यूग्लिना की जो बाउंड्री है वो प्रोटीन की बनी हुई है, क्लियर। ये प्रोटीन रिच लेयर हो गई है, ठीक है। खुशी ने भी यही कहा था कि सर पेलिकल के बारे में बता दो, तो मैंने आपको पेलिकल डिस्कस किया है, ठीक। एंड देन उसके बाद था कि पेलिकल शिवाम, बफरिंग, ग्रूव्स। ग्रूव का मतलब है कि डिप्रेशन, है ना। जैसे आप नचाने वाला लट्टू होता है ना, तो उस पर भी लाइंस बनी होती है जिसपे आप धागे को लपेटेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे किसी स्ट्रक्चर पर लपेटेंगे तो फिसल जाएगा। तो जो डिप्रेशंस बने हुए हैं उनको ग्रूव कहा जाता है। ओके, चैट पता नहीं कुछ इशू था, तो मैं रेड टाइड का मतलब ये था कि टाइड्स तो नॉर्मल ही होती है, नॉर्मल टाइडल वाटर ट्रांसपेरेंट ही होगा, जैसे मैरीन वाटर होता है वैसे टाइडल वाटर है। बट अगर टाइडल वाटर के अंदर गोनेलॉक्स ग्रो करेगा तो बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर, वो पानी ही पूरा रेड नजर आएगा आपको। तो रेड कलर ऑफ रेड टाइड्स, जहां पे गोनेलॉक्स की कॉलोनी होगी वहां पे जो टाइडल वाटर है वो आपको रेड दिखाई देगा। तो उसलिए इंपॉर्टेंट है कि रेड कलर ऑफ रेड टाइड्स इज बिकॉज ऑफ ए डायनोफ्लैजेलेट्स। उसका स्पेस लिखा हुआ था कि वो उसी रेंज में आता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, तो उसका वो साइज मेंशन किया गया है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिगर वैसे भी वो एनसीईआरटी से बाहर से लिया गया है, तो देख लीजिएगा जैसे भी है। और अच्छा, इसीलिए ब्यूटी ने मुझे कॉल किया था काफी सारी, बट मुझे बाहर से मैसेज आया कि आपकी कॉल आ रही है। बाकी तो कोई डाउट नहीं है। रेड टाइड और रेड सी सेम नहीं होते। फरहीन ने पूछा था कि रेड टाइड और रेड सी एक्चुअली बाद में आएगा। रेड सी में क्या होगा, सी का जो वाटर है वो रेड कलर का होगा बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। सी का वाटर अलग है। रेड सी एक पूरा जियोग्राफी के मैप में अगर आप देखें वर्ल्ड मैप में, तो एक रेड सी प्रॉपर है।
रेड सी में जो कलर है वो बेसिकली एक एल्गी की वजह से, एल्गी वो जो प्लांट में आप पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में जो एल्गी पढ़ेंगे उस वजह से वो है। तो रेड सी का जो रेड कलर है वो एक रेड एल्गी की वजह से है। रेड टाइड का जो एक रेड कलर है वो बेसिकली एक डाइनोफ्लैजिलेट गोनेलॉक्स की वजह से है, जो प्रोटिस्टा में आप पढ़ रहे हैं। और एक और टर्म होता है उसे रेड स्नो कहते हैं। स्नो भी रेड कलर की हो सकती है, बट रेड स्नो का रेड कलर अनदर ऑर्गेनिज्म की वजह से है, वो हम आगे पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में तो आएगा। रेड टाइड, रेड स्नो, रेड सी, तीनों ही जगह जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट है। इन तीनों में से एनसीईआरटी में केवल डिस्कस एक ही किया गया है, दैट इज रेड कलर ऑफ रेड टाइड। फिलहाल हम वही पढ़ रहे हैं, वही हमारा कंटेंट था, है ना। ओके, वॉइस क्लियर नहीं है, ये मैं टीम को बोल देता हूं, वो बता सकता है कि वॉइस क्लियर क्यों नहीं हो रही। हालांकि मेरा गला ठीक है। ओके, तो मैं आपके चैट बॉक्स अब मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, वो कुछ शायद हैंग हो गया होगा या कोई भी ऐसा इश्यू होगा ना। तो अब हम बात कर रहे थे स्लाइम मोल्ड की, है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइम मोल्ड को हमने फंगस एनिमल या प्रोटिस्टियन फंगी कहा। प्रोटिस्टियन फंगी इसलिए कहा क्योंकि सब कुछ फंगी के जैसा ही आएगा, बस सेल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज वन। स्लाइम मोल्ड का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलरिटी। तो बिकॉज ऑफ इट्स यूनिसेलुलर नेचर हम इनको प्रोटिस्टा में रख रहे हैं, तो प्रोटिस्टियन फंगी हो जाएगा। देन दूसरी चीज क्या है, फंगस एनिमल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन फंगी का एनिमल के जैसा ही होता है, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, तो बिकॉज ऑफ दैट उनको फंगस एनिमल बोल दिया गया। स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी भी आती है जो अमीबा से रिप्रेजेंट होती है, जो अमीबा के जैसी है, उस वजह से भी इनको कई बार एनिमल कंसिडर किया गया कि इनको हम फंगस एनिमल लेते हैं। बिकॉज लाइफ में एक बार कभी ना कभी प्रोटोजोआ में जो आप पढ़ेंगे अभी अमीबा, अमीबा के जैसी स्टेज आनी ही है, तो अमीबॉइड स्टेज बोलेंगे, लाइक अमीबा, अमीबॉइड स्टेज एटलीस्ट वन टाइम इन लाइफ साइकिल, दैट्स व्हाई दे आर एनिमल्स। और फंगस क्योंकि फंगी के ही कर, तो फंगस एनिमल। स्लाइम मोल्ड बिकॉज विस्कस है, जेली लाइक है, मोल्ड किसी भी शेप में चेंज हो जाएंगे। क्यों किसी भी शेप में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई आउटर लिमिटिंग लेयर नहीं है, इनमें सेल वॉल नहीं होती। अगर आप सेल में से सेल वॉल हटा देंगे तो जो बचेगा वो प्रोटोप्लाज्म बचेगा या प्रोटोप्लास्ट बचेगा, तो नेकेड प्रोटोप्लास्ट हो गया। एक सेल में एक न्यूक्लियस होना चाहिए, यहां पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, तो नेकेड मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट। उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो एग्रीगेशन बनेगा, वो एग्रीगेशन क्या कहलाएगा, दैट एग्रीगेशन इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, है ना। तो हम प्लाज्मोडियम को ही डिस्कस कर रहे थे कि प्लाज्मोडियम क्या है, इट्स एन एग्रीगेशन, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मैंने आपको बना के दिखाया ये कि जैसे ये नीचे का पोर्शन है, तो एक लकड़ी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर आपको जेली लाइक शाइनिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट स्ट्रक्चर इज ऑफ स्लाइम मोल्ड। क्योंकि वो नेकेड है, मल्टी न्यूक्लिएट है, प्रोटोप्लास्ट है, उस कंडीशन को, उस सोमैटिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्लियर, तो आपको ये प्लाज्मोडियम ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे जैसे ये एनसीईआरटी की इमेज है, ये ऊपर से ली गई है, टॉप व्यू से, टॉप व्यू से लेगो तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सेल वॉल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो स्पोर्स है उनमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। जब कभी भी इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। जब स्पोर्स हैं तो दे हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। स्पोर बनाना फंगल कैरेक्टर है एंड दैट्स व्हाई दे आर फंगी, है ना। अगर कहा जाए कि स्लाइम मोल्ड में फंगल कैरेक्टर क्या है, तो आप स्पोर फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं, है ना। प्रोटोप्लाज्म आर सेम, यस ऑफ कोर्स बोथ आर सेम। एक्चुअली दोनों वर्ड अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे, आपके लिए टेक्निकली वर्ड देने वाले पर्सन अलग है, लेकिन दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही है। प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म एक ही चीजें हैं। क्लियर, बोला है टेक्निकल टीम को जितनी जल्दी हो सकता है वो सॉल्व कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्या आएगा, अब इनका मल्टीप्लीकेशन। ये लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये कहां मिलेंगे, क्योंकि फंगी है, डिकम्पोजर्स हैं, तो जो डिकेइंग वेजिटेशन होगा, जैसे आप किसी पार्क में जाइए, लिखा है ना लॉन में जाइए, या कोई मॉइस्ट फील्ड में जाइए। मॉइस्ट फील्ड का मतलब है जैसे आप अभी जाइए, आप राइट नाउ
तो जहां पार्क होते हैं, पार्क में कहीं पे कॉर्नर पे कहीं सूखी पत्तियां पड़ी होंगी, कूड़े का ढेर लगा होगा, लिटर जो प्लांट मटेरियल होगा वो लगा है। अब वहां पे ढेर लगा के छोड़ दिया जाता है कि वो नेचुरली डिकम्पोज होगा। जब वो नेचुरली डिकम्पोज होगा तो कई बार उस पर आपको शाइनिंग कॉलोनीज नजर आएंगी, है ना। इट डिपेंड्स, कभी हमें लगता है कि ये ड्यू होगा, बिकॉज नवंबर चल रहा है तो इस टाइम पे तो ड्यू भी मिलेगा आपको मॉर्निंग में, लेकिन ड्यू होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस 11-12 बजे वो इवोपोरेट कर जाएगा, सनलाइट आएगी तो पानी है हट जाएगा। स्लाइम मोल्ड आपको 12 बजे भी वैसा ही दिखाई देगा। तो जो डिकेइंग वेजिटेशन होता है अनडिस्टर्ब, जहां पे ऑर्गेनिक मैटर डिके हो रहा है, कहीं कोने में कूड़ा कचरा पड़ा है, उस पे आपको लॉन या पार्क में या किसी मॉइस्ट फील्ड के अंदर मिल जाएंगे ये, है ना। ये इनका हैबिटेट हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको यहां समझाता हूं। ये प्लाज्मोडियम बन गया, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर फेवरेबल कंडीशन है, लाइक आप यहां समझ लीजिए कि अगर हम माने कि फेवरेबल कंडीशन, कंडीशंस रिप्रोडक्शन के हिसाब से फेवरेबल है, तो क्या होगा, बाइनरी फिशन। ये बाइनरी फिशन से डिवाइड कर जाएंगी। जैसे नॉर्मल बाइनरी फिशन आपने पढ़ा, यूग्लिना का लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है, डायटम्स के अंदर ट्रांसवर्स होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में ट्रांसवर्स या ऑब्लिक होता है, यहां भी बाइनरी फिशन होके डिवाइड हो जाएंगे। जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी, है ना, जब यहां पे अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब क्या होगा। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पोरेंजिया बनेगी, है, यहां पे स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ये प्लाज्मोडियम है, यहीं से क्या होगा, यहां पे स्पोरेंजिया बन जाएगी। ठीक, ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। इनके अंदर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इनकी बाउंड्री है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। और अभी आपने लिखा कि स्पोर्स के अंदर सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। तो स्पोर्स की बाउंड्री है, प्लाज्मोडियम जो नेकेड सोमैटिक स्ट्रक्चर है उसकी बाउंड्री नहीं है। अब क्या होगा, स्पोरेंजिया बर्स्ट होगी, है ना, तो स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे। लिबरेट होने के बाद पूछा गया एनसीईआरटी में, नीट 17 में पूछा गया था कि स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा। तो दे आर डिस्पर्स बाय एयर, है ना, बहुत छोटी सी चीज थी कि एयर के थ्रू डिस्पर्स हो रहा है। स्पोरेंजिया जब बर्स्ट होंगी तो क्या होगा, हवा के साथ स्पोर्स अलग अलग जगह चले जाएंगे। जब अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग एरिया में गिरेंगे। जैसे किसी एरिया में गिरेंगे, अगर इन्हें सूटेबल सबस्ट्रेट मिला Okay. Yes. सुटेबल सबस्ट्रेटम पे मिलके और दोबारा से ये प्लाज्मोडियम बना देंगे, है ना। तो ये एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सिंपल स्टेटमेंट कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे विल फॉर्म स्पोरेंजिया, कुछ एरियल स्ट्रक्चर बनेंगे। स्पोरेंजिया हैव स्पोर्स, स्पोर्स में सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। स्पोरेंजिया बर्स्ट करेगी, स्पोर्स लिबरेट होंगे, एयर के थ्रू डिस्पर्स होकर अलग अलग एरिया कवर करेंगे और जैसे ही स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, जैसे उन्हें सुटेबल सबस्ट्रेट मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन जब आएंगी तो वो जर्मिनेट करके दोबारा से प्लाज्मोडियम बना देंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें कि कैसे है तो ये चीज आ सकती है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगर कहा जाए कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा तो इसमें गैमीट्स बन जाएंगे,
इसी में क्या बनेंगे, गैमीट्स। अब गैमीट्स में दो पॉसिबिलिटी है, या तो मोटाइल गैमीट्स होंगे, मोटाइल है तो इन्हें बोला जाता है स्वार्म सेल्स, और या फिर नॉन मोटाइल होंगे। जो नॉन मोटाइल है वो अमीबा के जैसे हैं, अमीबा जैसे भी मैंने बोला कि लाइफ में एक बार अमीबॉइड स्टेज आएगी, तो इनको बोला जाता है मिक्स अमीबी। तो गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है। कुछ स्लाइम मोल्ड ऐसे हैं जिनमें मोटाइल गैमीट्स बनेंगे, दोज आर स्वार्म सेल्स। कुछ ऐसे हैं जिनमें नॉन मोटाइल बनेंगे, दोज आर मिक्स अमीबी। या तो दो स्वार्म सेल्स फ्यूज करके जाइगोट बनाए, या दो मिक्स अमीबी फ्यूज करके जाइगोट बनाए। जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी, फिर प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो लाइफ साइकिल नहीं समझनी, बट गैमीट्स की दोनों पॉसिबिलिटी है, वो मोटाइल स्वार्म सेल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो नॉन मोटाइल मिक्स अमीबी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो वी हैव बोथ द ऑप्शंस रिगार्डिंग द गैमीट्स ऑफ स्लाइम मोल्ड। तो ये आपको बस एक्स्ट्रा लाइन है बट इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए तो है मेंशन कि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो आपने देखा कि फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी। फ्रूटिंग बॉडीज को हमने क्या बोला, स्पोरेंजियम बोला, जिनमें स्पोर्स बन गए, एयर से डिस्पर्सल हो गया, सुटेबल सबस्ट्रेट पर जर्मिनेट करके उन्होंने दोबारा से प्लाज्मोडियम बना दिया। क्लियर। और यहां पे बेसिकली आना चाहिए कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स बनेगी, है ना। मैंने बोला कि मोटाइल गैमीट्स बनेंगे, तो मोटाइल गैमीट्स क्या कहलाती है, स्वार्म सेल्स कहलाती है, हैविंग टू फ्लैजिला। और अगर नॉन मोटाइल है तो क्या कहलाएंगे, मिक्स अमीबी कहलाते हैं, है ना। जो मिक्स अमीबी है वही अमीबा लाइक है। जैसे अमीबा का कोई शेप नहीं होता, वैसे ही इन गैमीट्स का भी कोई शेप नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर हम उनको स्लाइम मोल्ड बोलते हैं ना। स्लाइम मोल्ड की एक्चुअली हम क्लास पढ़े कभी कि ये स्लाइम मोल्ड किस क्लास में आते हैं, तो दे कम्स अंडर क्लास मिक्सोमाइसिटीज। अगर हम इनको फंगी में देखते तो इनकी क्लास क्या होती है, मिक्सोमाइसिटीज। मिक्सो मिक्स वर्ड आएगा, माइसिटीज डिनोट द क्लास ऑफ फंगी। जैसे आप फंगी में आगे फाइकोमाइसिटीज, एस्ट्रोबैसिडियो, ड्यूटेरो पढ़ते हैं, तो यहां क्लास क्या है, मिक्सोमाइसिटीज है। इसका मतलब ये फंगी में भी है, किसी के अकॉर्डिंगली ये फंगी में है और किसी के अकॉर्डिंगली ये प्रोटिस्टा के अंदर एज ए स्लाइम मोल्ड है। क्योंकि दोनों ऑप्शंस हमने पढ़े कि जब तक प्रोटिस्टा किंगडम नहीं था तब तक इनकी पोजीशन क्या थी, इन किंगडम फंगी। जब पता चला कि ये सिंगल सेल की फंगी है और सिंगल सेल के यूकैरियोट के लिए अलग किंगडम है, तो उनको अलग दे दिया गया। नेचर में इनका न्यूट्रिशन का रोल क्या है, ये फूड को डिकम्पोज करके उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ करके उसको यूज कर लेंगी। तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इन्हें सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का नाम भी दे दिया गया है ना। तो ये आपको स्लाइम मोल्ड में याद रखना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ग्रुप पे मूव करते हैं। दैट नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, है ना, कि प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट की केस में पॉसिबिलिटी क्या है। अब प्रोटो का मतलब है प्रिमिटिव, जोआ का मतलब है एनिमल, तो आप इनको प्रिमिटिव एनिमल मान सकते हैं। तो आपको चीजें भी एनिमल के जैसी ही मिलेंगी, कैरेक्टर्स भी एनिमल के जैसे ही होंगे। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मींस एनिमल, सो दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव। जैसे अभी जो ट्रेंड है एनिमेलिया किंगडम का, तो एनिमेलिया किंगडम स्टार्ट होता है पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक, है ना। तो इसको बोला जाता है मेटाजोआ। मेटा मतलब क्या है, अगर हम पुराना क्लासिफिकेशन पढ़ें तो एनिमल किंगडम के दो पार्ट थे, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो आप अभी पढ़ रहे हैं, अब हमारे हिसाब से वो प्रोटिस्टा में आ गया। और जो मेटाजोआ था, मेटा मतलब एडवांस और जोआ मतलब एनिमल, तो उनमें बेसिकली पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक, तो मेटाजोआ वर्ड हटा के सीधे सीधे कर दिया गया कि पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक एनिमल किंगडम, और उसमें जो प्रोटोजोआ था कभी फाइलम, उसको निकाल के प्रोटिस्ट के अंदर रख दिया गया। तो इसलिए इनको प्रिमिटिव एनिमल्स का स्टेटस दिया गया। एनिमल्स है तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेटेरोट्रॉफी होंगे, क्योंकि एनिमल्स में तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ऑटोट्रॉफिज्म की। दोनों ऑप्शन है, या तो प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट्स होंगे, क्योंकि एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रीडेटर पैरासिटिक, उसी कैटेगरी में आते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। आपने जो कैटेगरी बनाई न्यूट्रिशन की वो क्या है, प्रीडेटर पैरासिटिक प्रोटिस्ट। तो या तो ये प्रीडेटरी मोड का होगा, चेस किल कंज्यूम, या पैरासिटिक डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट।
बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, मैंने आपको समझाया कि इनको हम प्रोटोजोआ क्यों बोलते हैं। अब क्योंकि ये एनिमल है तो एनिमल में दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, वन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड अदर इज लोकोमोशन, मूवमेंट। बीइंग एन एनिमल अगर कहा जाए तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाना बना नहीं सकते तो करेंगे क्या, क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना तो सर्वाइवल नहीं हो सकता, तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे एनिमल्स को। और दूसरा, क्योंकि न्यूट्रिशन हम बना नहीं सकते, किसी और से लेना है, तो लेने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वी हैव टू लोकोमोट, वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड फॉर मूवमेंट ऑर्गेनिज्म नीड्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। लोकोमोशन करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। तो न्यूट्रिशन और लोकोमोशन के बेस पे ही हम कह सकते हैं कि इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जहां पे अमीबा के जैसे आएंगे, जिनमें फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होगा वो फ्लैजिलेटेड हो जाएंगे, जिनमें सीलिया के थ्रू मूवमेंट होगा वो सीलिएटेड हो जाएंगे, और जिनमें स्पोरोजोन्स 4th कैटेगरी है, स्पोरोजोन्स के अंदर वो आएंगे जो मूव तो नहीं करते, वो स्पोर्स फॉर्मिंग है, मोस्टली पैरासिटिक है, एंडो पैरासाइट है, और जहां होस्ट होगा वहां वो अपने आप पहुंच जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी देखनी है आपको, है ना। ओके, अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं, स्टार्ट करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन से। सिंपल अमीबा बना हुआ है आपके सामने, है ना। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, सब जानते हैं कि अमीबा एसिमेट्रिक है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। फ्रेश वाटर में होगा, मैरीन वाटर में होगा, मॉइस्ट सॉइल में भी होगा। तो अगर हैबिटेट के हिसाब से देखें तो लिव्स इन फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर एंड सॉइल। मैरीन फॉर्म होगा तो उसमें सिलिका का शेल होगा एट दियर सरफेस, अगेन सिलिका आ गया, है ना। सिलिका भी आपने डायटम्स में भी पढ़ा, और सिलिका यहां भी दिया है कि मैरीन फॉर्म्स के अंदर सिलिशियस शेल या कोटिंग प्रेजेंट होगी, है ना, उसके सरफेस के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, दो, लोकोमोशन और न्यूट्रिशन। हमें हर चीज इसी के हिसाब से देखनी। तो लोकोमोशन कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है लेग। तो इनमें फॉल्स लेग बनते हैं। सीडोपोड्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। अगर आप सीडोपोड्स को समझोगे तो ये क्या है, ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। कहीं भी बन जाएंगे, जिधर को बेसिकली वो जेल मूव करेगा उधर की तरफ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अमीबा इधर आ गया, फिर कहीं और जा रहा है, वहां मूव कर गया, तो यहां से निकल के वो आगे पहुंच गया। इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो सीडोपोड नाम दे दिया गया, सीडोपोडिया, फॉल्स फीट बोलते हैं। सो लोकोमोशन कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। न्यूट्रिशन के पास पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ऑप्शन है, इसमें कुछ प्रेडेटरी भी है और कुछ पैरासिटिक भी है। जैसे हम अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा कैसा है, ये प्रेडेटर है, ये प्रेडेटरी है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका कैसा है, ये आप जानते हैं, ये पैरासिटिक है। आप आगे कभी इनसे पढ़ेंगे। प्रोटोजोन्स बेसिकली ह्यूमन में बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर 12th में आप पढ़ते हैं जू में, उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि प्रोटोजोन्स एंड निमेटोड्स अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, वो तो हमेशा से ही है कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस तो डिजीज कॉज करते ही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एनिमल्स के अंदर, हमारी बॉडी में, ह्यूमन के अंदर प्रोटोजोन्स भी डिजीज कॉज करते हैं और हेलमिन्थ्स एंड निमेटोड्स भी कॉज करते हैं। तो जो पैरासिटोलॉजी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप प्रोटोजोन्स को माना जाता है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, ये पैरासिटिक है, आप पढ़ते हैं। इसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज अमीबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर ये पैरासाइट हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेस अमीबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन। तो दो एग्जांपल याद रखिए। अनदर ग्रुप इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जैसे ट्रिपैनोसोमा है। इनमें फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट बाय फ्लैजिला। सो ये हो गया। न्यूट्रिशन में पैरासिटिक है, कई बार फ्री लिविंग्स होता है, बट मोस्टली कैसे है, पैरासिटिक फॉर्म्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो ट्रिपैनोसोमा है ना। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस आपने पढ़ा होगा, है ना। इन ह्यूमन, है ना।
लेशमेनिया भी इसी में आता है, लेशमेनिया डोनोवनाई, वो लेशमेनियासिस डिजीज कॉज करता है। दोनों ही ह्यूमन में। तो ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करने के लिए ट्रिपैनोसोमा और लेशमेनिया दोनों ही पैरासिटिक हैं, दोनों ही ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो जूम में ही आएंगे, यहां पे तो सिर्फ आपको न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, एग्जांपल्स यही पढ़ना है। अब अगर कभी कोई क्वेश्चन देखा जाए कि यूग्लिना में फ्लैजिला था, है ना, यूग्लिना एक एनिमल के तरीके से भी था, यूग्लिना प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, तो अगर यूग्लिना को प्लांट मानते हैं तब तो कोई इशू है ही नहीं। यूग्लिना प्लांट है तो प्लांट के अंदर वो यूग्लिनाइड प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से आएगी। अगर उसको एनिमल लाइक कैरेक्टर से देखा जाता और कहा जाता है कि वो एक एनिमल है, यूग्लिना इज कंसिडर्ड एज एन एनिमल, देन उसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन प्रोबेबली क्या होती, सपोज टू बी हम किस में रखते, तो फिर आंसर होता हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, बिकॉज यूग्लिना में एनिमल के हिसाब से फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, तो हम उसे किस कैटेगरी में रखते, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में रखते। पुराने क्लासिफिकेशन देखे जाए तो उसमें यूग्लिना की टेक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है, इफ कंसिडर्ड एज एन एनिमल तो उसकी पोजीशन है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इफ कंसिडर्ड एज ए प्लांट तो यूग्लिनाइड प्रोटिस्ट की फॉर्म में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से वो उस तरीके से रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट। थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें पैरामीशियम आएगा, है ना, ये एक्टिवली मूविंग है। आप जब कभी सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे तो सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंसेस कुछ पढ़ाए जाते हैं आपको सेल में। तो जो सीलिया है उनका मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होता है, जो सारे सीलिया हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट ये एक्टिवली मूव करते हैं, है ना। तो ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है। लोकोमोशन कैसे हो रहा है, बाय सीलिया। दीज आर द टाइनी स्ट्रक्चर्स, है ना, ये सीलिया है ना। जैसे आपने पैरामीशियम बनाया लाइक दिस, तो इसकी पूरी बॉडी पे न्यूमरस सीलिया प्रेजेंट होंगे, ऐसे ये पूरी बॉडी पे ही होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स कहला रहे हैं। इनमें एक कैविटी भी है, गलेट, जो माउथ की तरफ ओपन होती है, आउटसाइड द सेल सरफेस, बाहर की तरफ जाती है। जैसे यहां पे देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, तो इनमें एक कैविटी है जो बाहर की तरफ ओपन होती है, तो दे हैव ए कैविटी कॉल्ड गलेट विच ओपन्स टू द आउटर साइड, है ना। एग्जाम्पल में पैरामीशियम, स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं निकनेम में, जूती के जैसा लग रहा होगा, एंड वॉर्टिसेला वो बेल एनिमल्क्यूल कहलाता है। पैरामीशियम जरूर याद रखिएगा। यहां से भी एक क्वेश्चन नीट में आया था 18 में, पूछा गया था कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, तो वो इस कैटेगरी के है ना। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की खास बात है, दे हैव 2 और 3 न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस तो है ही, 2 या 3 भी होते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 न्यूक्लियस हैं तो साइज के हिसाब से एक कहलाता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक कहलाता है मेगा न्यूक्लियस, साइज के बेस पे बनाए गए। क्यों है हम ये नहीं कह सकते, बिकॉज वो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनमें 2 न्यूक्लियस क्यों बने। पैरामीशिया की स्पीशीज है, उसमें 3 न्यूक्लियस भी होते हैं, तो फिर उसमें 2 माइक्रो और 1 मेगा हो जाएगा। तो पूछा यह गया था कि 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स या पैरामीशियम इज द राइट आंसर। अब अगर इस लाइन को देखा जाए तो ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर हो सकता है, ज्यादा बाहर नहीं जाना। पैरामीशियम जब भी आप कभी पढ़ेंगे तो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि इट हैज 2 और 3 न्यूक्लियाई इन ऑर्गेनिज्म। माइक्रो और मेगा न्यूक्लियस वाली जो पॉसिबिलिटी है वो आपको सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में मिल जाएगी। द लास्ट क्लास इज कॉल्ड स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में लोकोमोशन नहीं होता, इंपॉर्टेंट है, लोकोमोशन एब्सेंट है, न्यूट्रिशन के हिसाब से प्रीडेटरी है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनती है लाइफ साइकिल में, इसीलिए स्पोरोजोन्स का नाम दिया गया है। दीपांशु ने कुछ पूछा है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लैडर विद फूड टू बी स्टील्ड विद गलेट। सर एक्सप्लेन करना इसे, कहां से कॉपी पेस्ट कर दिया ये लाइन, है ना। इतना सब पढ़ने के लिए तो आपको पूरा चाहिए। ये सारे सीलिया बने, अगर मान लेते हैं कि यहां पे माउथ है और ये गलट है, ठीक,
यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर भी आएगा। तो सीलिया, जैसे बोट में चप्पू चलाते हैं ना एक साथ, तो उसमें क्या है कि ये सारे सीलिया का फिक्स होता है कि जो सीलियरी मूवमेंट आप पढ़ते हैं ना, इसकी खास बात है ही कि कोऑर्डिनेटेड होता है एक साथ। ऐसा नहीं होता कि सारे सीलिया अलग अलग मूव करेंगे। अगर सारे सीलिया मान लीजिए लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट में सारे जाएंगे, अगर राइट में जा रहे हैं तो राइट में जाएंगे। इसी तरीके से आपको समझना है इसको, है ना। फ्लैजिला का क्या होता है कि अगर बॉडी पे फ्लैजिला है तो फ्लैजिला का मूवमेंट इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अभी मान लीजिए हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़े, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, दोनों का मूवमेंट अलग है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर जाएं। तो फ्लैजिलरी मूवमेंट इंडिपेंडेंट होता है, सीलियरी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होता है। अब मान लीजिए एक पैरामीशियम है जिसमें सारे सीलिया ऐसे जा रहे हैं, सीलिया अगर ऐसे जाएंगे तो पैरामीशियम इस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे बोट चलाते समय जो बोट को सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पीछे तो बोट आगे जाती है। तो जब सारे सीलिया पीछे जाएंगे तो पैरामीशियम आगे जाएगा। जब आगे जाएगा तो यहाँ पे पानी पे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो माउथ के अंदर चला जाएगा। तो होगा ये कि गलेट के अंदर फूड पार्टिकल आ गया, पैरामीशियम खुद नहीं जा रहा, सीलिया की वजह से जा रहा है कि सभी पैरामीशियम की बॉडी आगे चली गई। फूड यहाँ पे था तो पैरामीशियम की बॉडी आगे गई तो ये माउथ के अंदर अपने आप चला गया। फिर सीलिया रिलैक्स हुए, फिर सीलिया और आगे चला गया। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जब आप कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट लेके आओगे पूरे सीलिया की जब जाएगी तो वो वाटर लैडर विद फूड को जो है वो स्टीयर्ड विद गलेट, मतलब वो वाटर लैडर मतलब पानी के साथ जो फूड है वो सीधा गलट के अंदर जाएगा। ये एनसीईआरटी के हिसाब से है ना। अब आयुर्वेद थोड़ा पढ़ा रहा हूं है ना। वॉइस इशू इज नॉट रिजॉल्व। बेटा वॉइस क्यों गूंज रही है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि टेक्निकली मेरे हाथ में वॉइस इशू नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ ये एक पेन टैब है और इसका पेन है और मैं पढ़ा सकता हूं, है ना। मैंने बोल दिया है वॉइस के लिए, है ना। हाँ, अभिषेक ने ये पूछा था कि सर यूकेलिप्टस ग्रो कहां पर होता है। यूकेलिप्टस तो बेटा कहीं भी यमुना विहार में सड़क पे चले जाओ यूकेलिप्टस ग्रो कर रहा है। नॉर्मल ट्रॉपिकल बेल्ट में आप कहीं भी यूकेलिप्टस को ग्रो करते देख सकते हो। यूकेलिप्टस से एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, बाकी टिम्बर इंडस्ट्री में यूज होगा, लकड़ी यूज कर सकते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल आता है जो अलग अलग सूदिंग इफेक्ट शो करते हैं, है ना। जैसे एरोमा थेरेपी आप बोलते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल का अलग यूज है ना। प्रीति इज नॉट क्लियर। मैंने बोला था बेटा वॉइस के लिए, अब और कुछ मैं कर नहीं सकता, माइक को थोड़ा चेंज करके देख सकता हूं। तो दीपांशु, ओके क्लियर। तो ये सारे डाउट्स हमारे पूरे हुए। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोरोजोन्स। सो स्पोरोजोन्स में क्या था इंपॉर्टेंट कि लाइफ में एक बार एक स्पोर लाइक स्टेज आएगी जिससे इंफेक्शन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर मलेरियल पैरासाइट की बात करें, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, इट कॉजेस मलेरिया। तो ये मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट। जब मलेरिया का पैरासाइट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमको बाइट करता है तो हमारे ब्लड में जाता है, उसके माउथ पार्ट उसके ब्लड से होते हुए इस तरीके से। तो स्पोर लाइक स्टेज जो इन्फेक्शियस है, जो इन्फेक्शन कॉज करेगी, वो इंपॉर्टेंट है। हिमांशु ने लिखा था सर जब आप चैट पढ़ रहे हैं तभी होती है वॉइस ऐसे। ओके, कुछ हो सकता है इशू। चैट करने के लिए मुझे नीचे झुकना है तो मे बी की डिस्टेंस कम होती है तो इको क्रिएट होता हो। सो प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट और वो स्पोर लाइक स्टेज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है फ्रॉम ये प्लाज्मोडियम या मलेरिया के पैरासाइट की लाइफ साइकिल भी आगे पढ़नी है आपको। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में कितना पोर्शन होता है और ह्यूमन के अंदर कितना होता है ना, वेक्टर है, बाकी सब चीजें वहीं पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोडियम की स्पेलिंग देखेंगे तो सेम है। प्लाज्मोडियम अगर कैपिटल पी है और इटैलिक में प्रिंट है इसका मतलब मलेरियल पैरासाइट की बात हो रही है। अगर प्लाज्मोडियम रनिंग लेटर्स में लिखा हुआ है फॉन्ट में और इटैलिक्स में नहीं है तो इसका मतलब स्लाइम मोल्ड का जो नेकेड प्रोटोप्लास्ट है
उसकी बात की जा रही है ना। स्पेलिंग इज सेम, लिखने का तरीका अलग है। प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट ओनली इफ प्रिंटेड इन इटैलिक, अंडरलाइन होगा आपके लिए तो प्रिंटिंग ही मिलेगा हर चीज, तो इटैलिक में प्रिंट होगा। या क्वेश्चन से तो समझ ही जाएंगे कि मलेरिया का पैरासाइट कौन सा है, तो ऑफ कोर्स प्लाज्मोडियम है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपको ये 5 ग्रुप्स पढ़ने थे, डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। क्लियर। नेक्स्ट किंगडम हमारा आएगा किंगडम फंगी, है ना, ये क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किंगडम फंगी। अब ने मोनेरा पढ़ा है, सिंगल सेल का या सिंगल सेल ना भी बोले, सारे प्रोकैरियोट के लिए किंगडम मोनेरा। देन सिंगल सेल के यूकैरियोट के लिए किंगडम प्रोटिस्टा। अगर यूकैरियोट मल्टी सेल का हो जाएगा तो वी हैव 3 ऑप्शंस, प्लांट लाइक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स अंडर प्लांटी, एनिमल लाइक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स अंडर किंगडम एनिमेलिया, फंगी लाइक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स अंडर किंगडम फंगी। तो टेक्निकली अगर हम उसको डिफाइन करें कि फंगी को एज पर आरएच व्हिटेकर, या माइकोटा भी सेम है, बस माइकोटा वर्ड आरएच व्हिटेकर का नहीं है। फंगी, किंगडम और माइकोटा सिर्फ देने वाले का फर्क है ना, कि नाम किसने दिया। तो माइकोटा एक्चुअली किसी और ने दिया था और किंगडम फंगी अलग था। तो व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली किंगडम फंगी, किसी और के अकॉर्डिंगली किंगडम माइकोटा, बोथ आर सेम। हमें उससे मतलब नहीं है कि दोनों का सिनोनिम अगर एक दूसरे के हैं तो कौन किसने दिया, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि एक ही बात है। सो आरएच व्हिटेकर के अकॉर्डिंग अगर हम मल्टी सेलुलर वर्ड यूज करें फंगी के हिसाब से तो यूकैरियोटिक हो गए, है ना। हम अगर टेक्निकल पॉइंट्स पे जाएं तो ये कैसा हो गया, यूकैरियोटिक। ठीक। अब प्रोटिस्टा सिंगल सेल का था, ये कैसा हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। मल्टी सेलुलर में 3, अगर हम 2 अंडरलाइन जहां मैंने किए, ये दोनों वर्ड प्लांटी एनिमेलिया के लिए भी आएंगे। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लिएटेड हो गया। अब आता है न्यूट्रिशन का, प्लांट है ऑटोट्रॉफिक, एनिमल और फंगी दोनों ही कैसे, हेट्रोट्रॉफिक। तो फंगी के लिए क्या लिख दिया गया, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक इंपॉर्टेंट हो गया। हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स भी होंगे। अगर हम इन 4 लाइन की बात करेंगे, इतना वो लिखा जाए, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लिएटेड, हेट्रोट्रॉफिक। तो ये चीजें तो आप प्लांटी के लिए भी लिखोगे, सॉरी ये चीजें आप एनिमल्स के लिए भी लिखोगे और फंगी के लिए भी लिखोगे। इसमें से हेट्रोट्रॉफिक हटा दो, ऑटोट्रॉफिक लिख दोगे तो प्लांटी बन जाएगा, है ना। अब फंगी और एनिमल्स को डिफरेंस कैसे दोगे, तो वहां पे आएगा स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि फंगी ग्रीन कलर की हो सकती है, फंगी आर ग्रीन इन कलर, बट दैट ग्रीन कलर इज नॉट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो इसलिए एक वर्ड ऐड किया जाता है साइड में, ए क्लोरोफिलस, मतलब विदाउट क्लोरोफिल। जैसे आगे हम कहीं ग्रीन मोल्ड पढ़ेंगे, ग्रीन मोल्ड इज ए फंगी, बिलोंग्स टू क्लास एस्कोमाइसिटीज। सो फंगी आर ऑल्सो ग्रीन इन कलर। आपने कई बार नोटिस किया होगा ब्रेड पे भी ग्रीन कलर की फंगी लगती है, बट दैट ग्रीन कलर इज नॉट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो इसलिए हेट्रोट्रॉफिक के आगे एक वर्ड ऐड किया गया, ए क्लोरोफिलस, मतलब विदाउट क्लोरोफिल। किसी भी फंगी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, हालांकि वो ग्रीन कलर को कैरी कर सकती है। दे आर ऑफ ग्रीन कलर बट नॉट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि एनिमल से कैसे रहेंगे, वो यहां पे आएगा। रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, दोनों तरीके से होगा। बट रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दे यूजुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, यूजुअली रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स। फंगी का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें स्पोर्स बनेंगे, है ना। जैसे एनिमल्स में आपने स्पोर्स नहीं पढ़े होंगे, मुझे जहां तक नॉलेज है एनिमल किंगडम के हिसाब से जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो पोरीफेरा से लेके और कॉर्डेटा तक हार्डली कोई स्पोर आपने वर्ड यूज किया हो, है ना। जहां तक देखा जाए तो स्पॉन्जेस या सीलेंट्रेट में तो कोई लाइफ साइकिल नहीं है। अर्थवॉर्म में भी कोई स्पोर्स नहीं बनते, फ्रॉग में कोई स्पोर्स नहीं बनते, मैमल्स में कोई स्पोर्स नहीं बनते, और इंसेक्ट्स में भी अगर आपने पढ़े तो स्पोर्स वर्ड यूजुअली नहीं आता। स्पोर फॉर्मेशन कहां आएगा, फंगी के लिए। फंगी में तो हर जगह स्पोर बनेंगे। और जो पीछे की फंगी आपने पढ़ी, जैसे अभी हमने प्रोटिस्टियन फंगी पढ़ी, स्लाइम मोल्ड, उसमें भी आपने देखा कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्पोरेंजिया में स्पोर्स बन रहे हैं।
आपने मोनेरा में भी फंगी पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक फंगी, एक्टिनोमाइसिटीज, रे फंगी पढ़ाया था, उसमें भी आपने लिखा था कि स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोर्स का बनना फंगल कैरेक्टर है, प्लांट में बनते हैं बट फंगी में यूजुअली बनते ही हैं। तो यूजुअली रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, स्पोर्स दोनों में बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, तो दोनों जगह स्पोर्स का फॉर्मेशन आ जाएगा। अब फंगी का सोमैटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फंगी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे प्लांट में तो रूट, स्टेम, लीफ दिखाई देती है, फंगी में हमें क्या मिलेगा, फंगी का जो भी स्ट्रक्चर है वो फिलामेंटस है, लंबे पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, कहीं पे कोई भी ब्रांचिंग हो जाएगी तो दे आर फिलामेंटस एंड ब्रांच टाइप। और फंगी में सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो सेलुलोज या काइटिन या दोनों पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है। तो सेल वॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेलुलोज या काइटिन दोनों को कैरी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। फंगी और माइकोटा बेसिकली जो है वो सेम सिचुएशंस हैं, दोनों एक ही बात है। अब हम अलग अलग चलते हैं फंगी को हमें, क्योंकि फंगी किंगडम हमारा डिटेल में है और फंगी की हमें क्लासेस भी पढ़नी है ना। फंगी को क्लास कैरेक्टर्स के हिसाब से भी देखना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। फंगी में सबसे पहले बात करते हैं फंगी की हैबिटेट, फंगी कहां रहती है, कहां ग्रो करती है, इस तरीके से हैबिटेट के हिसाब से देखेंगे तो लाइक बैक्टीरिया, यहां भी ये वर्ड आ रहा है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है फाउंड एवरीवेयर। फंगी हमें हर जगह मिलेंगी, है ना, फंगी हर जगह ग्रो करती है, दे आर फाउंड एवरीवेयर, तो कॉस्मोपॉलिटन, है ना। यूबीक्वेटस वर्ड भी यूज करते हैं, सर्वव्यापी, हर जगह प्रेजेंट होने वाले फंगी और बैक्टीरिया है। इन जनरल अगर कहा जाए तो एयर में भी फंगी है, एयर में स्पोर्स होते हैं, वाटर में है, सॉइल में है, एनिमल्स, प्लांट, हर जगह फंगी ग्रो कर रही है। फंगी टेम्परेचर और मॉइस्चर लविंग होती है। अगर फंगी को हम देखें तो बेसिकली क्या है, ये टेम्परेचर और मॉइस्चर लविंग है। तो जहां टेम्परेचर और मॉइस्चर होगा वहां फंगी ग्रो कर जाएंगे। जैसे समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, समर में फूड आइटम्स अगर आप देखो तो जल्दी खराब होते हैं, ब्रेड, चपाती, सब्जी सब जल्दी खराब हो जाएगा। अभी विंटर है, टेम्परेचर लो हो गया, आपको रेयर फंगी दिखाई देगी, हार्डली 2 दिन भी छोड़ दीजिए आप रोटी को बाहर, उसमें फंगी नहीं लगेगा। समर्स में तो छोड़ेंगे शाम तक लग जाएगा। रेनी सीजन में भी यही सिचुएशन है, बिकॉज मॉइस्चर इज देयर। विंटर के अंदर मॉइस्चर हो सकता है लेकिन टेम्परेचर क्योंकि लो है इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाती। तो जहां पे मॉइस्चर और टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी है अकॉर्डिंगली फंगी ग्रो कर जाती है। तो एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट सब जगह फंगी ग्रो करती है। वार्म, लाइट नहीं चाहिए बिकॉज लाइट की रिक्वायरमेंट तो फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। तो फंगी डार्क, मॉइस्ट, ह्यूमिड, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वाटर के वेपर्स होंगे वहां। सबसे कॉमन टाइप की अगर हैबिट देखेंगे तो वेट सॉइल रिच ह्यूमस, जैसे आप पढ़ते हैं कि फंगी मोस्टली कैसी है, डिकम्पोजर है। अगर वो डिकम्पोजर्स है तो डिकम्पोजिशन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें सॉइल चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो। ह्यूमस आप 12th वाली बुक के हिसाब से पढ़ते हैं, ह्यूमस इज डिग्रेडेड या डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो जहां पे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज्ड है वहां पे ह्यूमस हो गया। उसके अंदर अगर सॉइल में ह्यूमस है तो आसानी से फंगी उस पर ग्रो कर जाएगी। तो फंगी की इस टाइप की हैबिटेट है। कुछ केस में फंगी की स्पेशल हैबिटेट्स भी हैं, जैसे कैटल डंग पे ग्रो करने वाली फंगी कॉर्पोफिलस फंगी कहलाती है, विच ग्रो ऑन कैटल डंग, है ना। आगे आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल में मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है एस्कोबोलस और पेजाइजा। ये 2 ऐसी फंगी हैं जो ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर जाते हैं। ये कैटल डंग भी ऑर्गेनिक मैटर ही है बेसिकली एक तरीके का, तो ये यहां ग्रो कर जाती है। सो दे आर, कैटल डंग मींस, कैटल डंग का मतलब गोबर मान लो बेटा। कैटल्स तो बहुत सारे हो गए, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, शीप, भेड़, इन सबका जो भी फीकल मैटर होगा जो गोबर बोलते हैं, तो कैटल डंग पे ग्रो कर जाती है ना। कहीं पे भी आपको गोबर का ढेर मिल जाए तो उसके ऊपर आपको मशरूम के जैसे, बट दे आर नॉट मशरूम बिकॉज मशरूम एक अलग क्लास के मेंबर है, ये अलग क्लास के मेंबर है। लुक्स लाइक मशरूम, छोटे छोटे अम्ब्रेला के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, छोटा सा स्टॉक होगा, ऊपर ग्रो कर रहे होंगे।
तो दोज आर एस्कोबोलस प्रोबेबली। तो एस्कोबोलस और पजाइजा कैटल डंग के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, तो वो कॉर्पोफिलस फंगस कहलाते हैं। ऐसे फंगस जो कैटल डंग पे ग्रो करते हैं उन्हें हम कोप्रोफिलस फंगस कहते हैं। कुछ प्रॉपर एक्वेटिक होती हैं, पानी में ही प्रेजेंट होंगी, जैसे सेप्रोलेग्निया एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे है? तो सेप्रोलेग्निया पैरासिटिक भी है और एक्वेटिक भी है। अभी हम पैरासिटिक में भी इसको पढ़ेंगे और एक्वेटिक भी है, पानी में ग्रो कर जाती है। फिशेस पे बेसिकली डिजीज कॉज करती है। फिशेस आर प्योरली एक्वेटिक एनिमल्स, फिश तो पानी से बाहर आएंगी नहीं, तो फिशेस के अंदर जो है वो डिजीज कॉज करती है सेप्रोलेग्निया। तो ये इट्स एन एक्वेटिक फंगी। एपीजाइलिक फंगी भी होती है। एपी मतलब अबव, जाइलिक मतलब जाइलम। जाइलम किसका बना होता है? अगर हम देखें तो जाइलम प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, आप एनाटॉमी में आगे पढ़ोगे। तो जाइलम को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सेकेंडरी जाइलम को वुड, लकड़ी। अगर हम बॉटनी के हिसाब से कहें तो लकड़ी क्या है? बेसिकली सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को टेक्निकली वुड कहा जाता है, बोटेनिकली वुड कहा जाता है। तो वुड पे ग्रो करने वाली जो फंगी होती है वो एपीजाइलिक फंगी कहलाती है। कहीं पर लकड़ी के लट्ठे पड़े होंगे, जैसे जो टिम्बर इंडस्ट्री होती है तो बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े पड़े, लॉक्स, या किसी फॉरेस्ट में जाइए तो पेड़ टूट के गिर गया तो मोटे मोटे जो लट्ठे होंगे पेड़ों के, उनके ऊपर ग्रो कर जाती है। तो दोज आर एपीजाइलिक फंगी विच ग्रो ऑन वुड। एपीजाइलिक का मतलब क्या है? ग्रो ऑन वुड, है ना। और वुड क्या है? वुड सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं। सेकेंडरी जाइलम आप एनाटॉमी में पढ़ोगे, इससे ज्यादा हम यहां नहीं पढ़ सकते। तो सेकेंडरी जाइलम पे ग्रो करने वाली जो फंगी है वो एपीजाइलिक फंगी है विच टेक्निकली ग्रो ऑन वुड। एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे बैसिडियोमाइसिटीज में, इसलिए यहां नहीं मेंशन किया गया। केराटिन आप जानते हैं इट्स एन एनिमल प्रोटीन। तो केराटिन लविंग, फिलस लविंग के लिए, तो केराटिन पे ग्रो करने वाली जो डेड स्किन होती है ना, डेड स्किन है, नेल जो नाखून होते हैं, हूफ जो खुर होते हैं जानवरों के, तो नेल्स खुर या स्किन पे ग्रो कर जाती हैं। किसी के हेयर की भी जो प्रोटीन है वो केराटिन ही होती है। तो ये केराटिन क्योंकि एक एनिमल प्रोटीन है, डेड सेल्स होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन पे भी फंगी ग्रो कर जाती है। आपने कभी सुना हो तो डेंड्रफ दो तरीके से होता है। एक तो कहलाता है फंगल इन्फेक्शन, दैट फंगी इज केराटिनोफिलस फंगी। आप एग्जाम्पल में आगे ट्राइकोडर्मा पढ़ेंगे। जो रिंग वर्म होता है, दांत खाज किसी को हो गया तो ऊपर की स्किन डेड है और इसमें केराटिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन को फीड करने वाली फंगी ग्रो कर जाएंगी तो दाद हो गया। तो ऐसी फंगी भी है। ये स्पेशल टाइप की हैबिटेट है कि कैटल डंग पे ग्रो कर जाएं, पानी के अंदर ग्रो कर जाएं, केराटिन इज एन एनिमल प्रोटीन उस पे ग्रो कर जाएं, या फिर वो वुड पे ग्रो कर जाएं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको समझ सकते हैं, है ना। ये हैबिटेट के हिसाब से क्लियर। इसके बाद आएगा इनका प्लांट बॉडी और सोमैटिक स्ट्रक्चर, है ना। ये हम अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा है। प्लांट बॉडी एंड सोमैटिक स्ट्रक्चर, है ना। अब बताइए किसी को कोई डाउट, आप लोगों के जो भी डाउट्स हो। फंगी के जनरल कैरेक्टर्स तक हमने किए। इन दिवाली की वैकेशंस में आपने क्या किया हुआ है? प्रैक्टिस वगैरह की है कुछ? स्टूल बेटा बैसिडियोमाइसिटीज में है, हम लास्ट में पढ़ेंगे टोड स्टूल। हाँ, टोड स्टूल आएंगे बैसिडियोमाइसिस, जहां पे मशरूम आते हैं वहीं टोड स्टूल आते हैं। टोड स्टूल, पफ बॉल, मशरूम, ये सब सैप्रोफिटिक बैसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स में आएंगे। प्रशांत शर्मा ने लिखा है नो डाउट, शर्वण ने लिखा है हाँ जी सर, मतलब ब्यूटी ने लिखा है हाँ जी सर। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। डाउट्स यूजुअली लोग बॉटनी जूलॉजी में डाउट्स कम पूछते हैं, अच्छी बात है, होने भी कम चाहिए, 0 होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। इनको किल कैसे कर सकते हैं शिवानी ने पूछा है। तो फंगी को किल करने के लिए डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है। जैसे फंगी अगर स्पोर फॉर्मेशन के हिसाब से होती है तो क्या आप एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आप जानते ही हैं सिंपल कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड, उनको बैक्टीरिया फंगी के वेस्ट में यूज किया जाता है। तो जैसे होता है कि दांत खाज होती है, तो मान लीजिए आपने देखा होगा दांत कैसे आता है ना, रिंग गार्ड आता है। तो रिंग गार्ड बेसिकली क्या है, उसके कंपोजिशन को देखिएगा तो उसमें आपको जो
नाम लिखे होंगे, उनको गूगल पर सर्च करेंगे तो दोज आर फंगल एंटीबायोटिक्स। फंगल एंटीबायोटिक्स को एक लोशन की फॉर्म में दे दिया गया, आप ऊपर लगाएंगे तो फंगी किल हो जाएंगे। अब टोड स्टूल किस स्टेज पे है, मतलब अगर बहुत बड़ा होगा तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटमेंट स्मॉल साइज का है तो अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज पे ग्रो कर रहे हैं और किस पर्पस से उसे किल करना है। इसलिए ये बताना कि टोड स्टूल एग्जैक्टली किसके आएगा नहीं कह सकते। पूछा है कॉर्टिकोकोलस मींस बार्क फंगी। हाँ, कॉर्टिकोकोलस में कॉर्टेक्स एक्चुअली क्या है, बाहर वाला एरिया होता है, और जो वुडी ट्रीज होते हैं फिर उनमें बाहर वाला एरिया बेसिकली बार्क से रिप्रेजेंट होता है। कॉर्क और बार्क उसमें आएंगे तो उन पे भी फंगी ग्रो कर जाती है स्पेशली। तो कॉर्टिकोकोलस कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में, रिसेंटली नहीं आया, जो मैंने आपको 3-4 पढ़ाए हैं इनके एग्जाम्पल अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, इसलिए इनको यहीं पे डिस्कस किया है। कटर कुछ भी, आप कोई भी आप एक सिंपल अगर रिंग वॉर्म जो दाद कहलाता है उसको किल करने के लिए अगर आप सिंपल कोई देखेंगे तो उसमें जो नाम दिए हुए हैं कि उसमें नियोस्पोरिन मान लीजिए है या क्लोबेटासोन है, इस टाइप के जितने भी ये ड्रग्स मैंने बोले ये सब एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स हैं। उन पर लिखा होगा कि वो एंटी फंगल है, तो अगेंस्ट फंगी। अब अगेंस्ट है तो भाई जो रिंगवॉर्म कॉज करती है उसके अगेंस्ट में जो फंगी है उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स है उसको यूज किया जाएगा। करते रहिए, डीपीपी के कोई भी डाउट्स हो है ना, आप जरूर पूछिएगा डीपीपी के डाउट्स, आपको जितनी भी डीपीपी दी जा रही है। और मैं हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके टॉपिक जितना भी मैंने पढ़ाया हो सकता है इससे बाहर के भी क्वेश्चंस हो, बट फिर भी अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप जरूर करिए। डीपीपी डेली करनी है, आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया उनकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज भी करनी है, और आपको अगर पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक्स है तो आपको उससे भी प्रैक्टिस करनी है। मेरा हमेशा से प्रेफरेंस ये रहता है कि आपको बुक वैसी रखनी चाहिए जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई अबव लेवल ना हो, हाई फाई ना हो, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो, बिकॉज अभी हम स्टार्टिंग के फेज में हैं। और दूसरी चीज की क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाए, टॉपिक वाइज मिलने से हमारा टाइम बचता है, बिकॉज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर आगे मॉर्फोलॉजी आएगा, फोटोसिंथेसिस आएगा, है ना, प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आएगा। तो जब चैप्टर जब बहुत बड़े होते हैं ना कि 10 to 20 क्लासेस में खत्म होंगे, देन उस केस से फिर आप हर बार उतने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो प्रेफरेंस इज ऑलवेज देयर कि आप एक ऐसे कंटेंट से स्टडी करें जिसमें क्वेश्चंस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज दी हो, वो आपका टाइम बचाएंगे। ये हो गया। दूसरी चीज, ऐसे कंटेंट से स्टडी करें जो जिसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं कि मैंने देखो 200 क्वेश्चन में से जो है वो 180 मेरे सही हो रहे हैं। हालांकि क्वेश्चंस बेसिक है, कोई इश्यू नहीं है, आने वाले टाइम पे जब टफ आएगा तब का तब देखेंगे। अभी आपको बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आवाज अजीब निकलती है, ओके। कोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रोथ रुक जाती है या रिड्यूस्ड हो जाती है? रुकती नहीं है एक्चुअली, रिड्यूस कर जाती है ना। और ये भी फंगी या ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम मिल्क की में वाली बैक्टीरिया की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर हम फ्रिज में दूध का पैकेट रख देंगे तो कभी खराब ही नहीं होगा, क्योंकि आपने फ्रिज में रख दिया तो इट्स नॉट कि कभी खराब नहीं होगा, एक टाइम के बाद हो जाएगा। तो ग्रोथ रिड्यूस होती है। ऐसे पेड़ के लिए भी है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 1 महीने के लिए फ्रिज में कोई चीज रख दें और आप कहें कि हो सकता है लगने वाली, क्योंकि फंगी भी डिपेंड करती है किस पे क्या फंगी ग्रो कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्रेड रख दी तो ब्रेड पे ग्रो करने वाली फंगी राइजोपस है तो 1 महीने में भी ब्रेड खराब नहीं होगी अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपने छोड़ दिया उसे, जो फ्रिज का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर मैश्ड पोटैटो है ना, चॉप्ड अनियन है, कटा हुआ प्याज है, उबला आलू होगा, खराब हो जाएगा। आप पनीर रख दीजिए, 1 हफ्ते रख दीजिए, खराब हो जाएगा चीज, बिकॉज प्रोटीन पे ग्रो करने वाली फंगी अलग है, उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अलग है। एंड ब्रेड में आटा है, व्हीट फ्लोर पे ग्रो करने वाली फंगी अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो टेम्परेचर से हम ग्रोथ को रिड्यूस ही करते हैं, बेसिकली स्टॉप नहीं करते। स्टॉप करने का, सीज करने का तो एक ही ऑप्शन होता है कि आप क्रायो प्रिजर्वेशन में लेके जाएं। क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन में, उसमें तो जो चीज जहां है वही रुक जाएगी, जैसी है वैसी रुक जाएगी।
फिर जब आप बाहर निकालेंगे तो ग्रोथ रिज्यूम होगी या नहीं होगी, दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। बट क्रायो प्रिजर्वेशन करते इसी बेसिस पे है कि जो जैसा है वैसा ही फ्रीज हो जाए, है ना। क्लियर। सो वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन पकड़ नहीं, अच्छा माइक पकड़ रहा है, ओके। मैं देखता हूं उसको कैसे सॉल्व करना है नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगली क्लास में हम फंगी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंगी का माइसीलियम, न्यूट्रिशन, सेल वॉल, रिप्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट फंगी का क्लासिफिकेशन। क्लियर। ओके, signing off for the class.